हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। आज चैप्टर 1 की बहुत आराम की लाइट क्लास होने वाली है बिकॉज लास्ट क्लास में हमने एकदम भयंकर टॉपिक दैट इज रिलेटेड पार्टी उठा लिया था। मैं आपको इन 4 क्लासेस का एक क्विक रिवीजन देना चाहती हूँ इन द कमिंग अप नेक्स्ट 10 to 12 मिनट्स। अपनी सीट बेल्ट, कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए क्योंकि हवाई जहाज टेक ऑफ के लिए रेडी हो चुका है। आ जाइए चैप्टर 1 में अगर हम बात करें तो वी स्टार्टेड विद 470 सेक्शन, 29 चैप्टर, 7 शेड्यूल्स। क्या ये पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है? द आंसर इज यस। एक्ट बड़ा है कि लॉ बड़ा है? मैम, लॉ ज्यादा बड़ा वर्ड होता है, एक्ट उसका एक हिस्सा होता है। उसके संग आपके सर्कुलर, नोटिफिकेशंस, रूल्स, रेगुलेशंस, अमेंडमेंट्स भी इंक्लूडेड होते हैं टू मेक द लॉ। दिस एक्ट वाज लॉन्च्ड बाय द कमिटी। The first report was prepared in 2005 by Dr. J.J. Irani, you know him, and 1956 के बारे में भी मैंने आपको बताया था about होमी जे बाबा। इन्होंने रिपोर्ट प्रिपेयर करी डॉक्टर जे रानी ने in 2005. On 29th August 2013, it was approved by the President of India, while on 30th August 2013, it got published in the official Gazette of India. जो बच्चे आज बाई चांस पहली क्लास देखने आए हैं तो भैया आज पहली क्लास नहीं है, आपको देखना पड़ेगा डे 1 पे अगर आप मेरे संग ये रिवीजन कैचअप करना चाहते हो तो। सो यू विल हैव टू वॉच दीज 4 क्लासेस टू कम टू द रिवीजन लेवल, ठीक है। और जो बच्चों ने साथ निभाया है पिछली 4 क्लासेस में और 5वीं क्लास तक चले आए हैं भाई साहब, उनकी तो बल्ले बल्ले है, वो मेरे संग रिवाइज कर रहे हैं, मुझे पक्का पता है। बोलो हाँ ना, ठीक है। Alright, so on 29th August 2013, the President gave the assent, while on 30th August 2013, the official Gazette got this published, the entire Act. While it was mentioned that Section 1 shall be applicable from 30th August 2013, a few sections like around 98 sections became applicable from 12th September 2013. Around 148 sections became applicable from 1st April 2014, and nevertheless, they are not very important topics for us. Coming to Section 1. Section 1 talks about 4 things. मैंने आपको 4 बातें दिमाग में बार बार बैठाई हैं। First, Section 1 अगर बात करता है तो it may be called as, this act may be called as Companies Act 2013, but you know the real meaning, it shall be called as Companies Act 2013. Second, is it applicable to the whole of India? The answer is absolutely yes. Third, however, this said that this act will not be made applicable together at one go, but in installments. जब सेंट्रल गवर्नमेंट परमात्मा चाहेगा तब इसको कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा एप्लीकेबल करते जाएंगे बाय पब्लिशिंग इन दी ऑफिशियल गजेट। एंड लास्ट हमने बात करी 6 बातें अबाउट बिग्स and other companies. We said that companies जो incorporated थी before Companies Act 2013 under any other Companies Act, let's say 1956, 1913 or other act, कहीं ना कहीं they all shall be now governed by Companies Act 2013, and also for those companies which shall be, incorporated after 2013. Then we also said in the last point that the central government again has the unlimited power. जब जिसको कहेगा बॉडी कॉर्पोरेट को तेरे को मान लिया है कंपनी तो फिर मान लिया जाएगा, कंपनीज एक्ट लगा देंगे। एंड मेन 4 बातें बिग्स की, दैट इज बैंकिंग, इंश्योरेंस, जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड स्पेशल एक्ट कंपनीज। बैंकिंग अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इंश्योरेंस एक्ट 1938 एंड IRDA 1999, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 एंड स्पेशल एक्ट्स लाइक NHAI के एंड इन सबके अपने एक्ट्स हैं। सो इनके ऊपर भी कंपनीज एक्ट लगेगा एज लॉन्ग एज देयर इज नो इनकंसिस्टेंसी विद द कंपनीज एक्ट। अगर मेन एक्ट और कंपनीज एक्ट में अलग अलग बातें हैं तो मेन एक्ट लग जाएगा। शॉर्टकट आपको पता ही है, बिग्स जीत जाएगा एज कंपेयर टू कंपनीज एक्ट 2013। ये शॉर्टकट तभी समझ में आएगा अगर आपने पहले की 4 क्लासेस देखी हैं, ठीक है। फॉलोड बाय दैट वी मूव टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स 213 की हमने बात करी थी। 213 कह रहे हैं मैम तब से सारी मुसीबतें शुरू हुई थी हमारे जीवन में, एग्जैक्टली और इसमें ना 4 आइटम कर रहे थे। ऑल sums of money spent or expended कह लो और received, ठीक है। all the sales and all purchases of the all the kinds of goods and services. Third, all assets and all liabilities. And fourth, all items of cost under section 148 as notified by central government. And please remember this particular thing that कहीं ना कहीं आपका ये specific companies पर ही applicable है। Apart from this, all these 4 points, books of accounts have to be prepared by all companies and there are practically no exemptions. Followed by that, I took you to financial statements, that is section 2, clause 40. अब देखो यार, थोड़ा इंग्लिश इसलिए भी बोल देती हूँ मैं स्पीड में, जब समझाने वाला बात होता है तो मैंने आपको अच्छे से समझाया है। आई हैव टेकन एवरी टॉपिक इन डिटेल, बट क्योंकि आप देखो एग्जाम भी इंग्लिश में लिख के आने वाले हो इन द एंड ऑफ द डे, नो मैटर हाउ कंफर्टेबल हिंदी इज फॉर अस, प्लीज रिमेंबर दैट हमें कहीं ना कहीं
इसको या तो इंग्लिश में ही करना है ना, सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग अप रिवीजन आल्सो इन इंग्लिश, राइट? कह रहे हैं मैम, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज 240 अलीबाबा के कितने चोर, दैट वाज द डेफिनेशन, ठीक है। एंड वी कवर्ड 5 आइटम्स। वी सेड इसमें क्या क्या आते हैं, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, cash flow statement, statement of changes in equity if any, and notes to accounts, or you can say annexures. In this we have one exception, that is for cash flow statement. It is not prepared by 4 companies: dormant, OPC, small and startups. Startups of course have to be private companies recognized by Department of Industrial Policy and Promotion. तो इन 4 को एक्सेप्शन मिल जाएगा, कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा। एनुअल फाइलिंग कंप्लीट होनी चाहिए, एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92 एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 137, ये कंप्लीट होने चाहिए। इसके तुरंत बाद अपन ने बात करा था फाइनेंशियल ईयर का, दैट इज 2 क्लॉज 41 का। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1st April to 31st March. Every company now follows their accounting period as financial year only. For the existing companies in 2013, we gave 2 years का incorporation, I'm sorry, 2 years का transition period from the commencement of this act. Now it is not existing anymore, so it doesn't matter to us, right? Fourth, for foreign companies, we said that for foreign companies, they may follow some other year because they are incorporated outside India. They have just a place of business in India, और उनके देश में शायद कुछ और follow होता होगा. So we said you can take the permission of central government and follow anything else. आप कुछ और follow कर सकते हो. And last बात we said for the newly incorporated companies that there will be a first year के लिए there will be a discount. If your company is being incorporated on or after 1st January, that is in the last quarter, then you can finish your first year on 31st March of the following year. But if you are incorporated before 1st January, then you will have to close your first year on 31st March of the current financial year only. So this is the exemption only for first year for the new companies, not for any other year or any other company, right? So this is what we did in financial year, right? So we did 213, 240, 241, 241 year आपको याद रहेगा financial, and 40 के बाद 41 financial statement and financial year. Then we jumped to 2 clause 51 where we did KMP and we did 6 type के लोग इसमें. We said chief executive officer, chief financial officer, company secretary, whole-time directors, any person who is any officer who is working just one level below the BOD. That means they take the duties from BOD and they also inform BOD only, right? Everything. And last, any other officer as prescribed, which is an open-ended thing as I said, and there is currently no officer right now prescribed. So total we did 6 people in KMP. In 2 clause 51 we did this, and then we moved to officer in default. That was a very big topic. It took a lot of time of us. 260 में हमने बात किया था ऑफिसर इन डिफॉल्ट, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक बार 1 सेकेंड ये भी बता देती हूँ। मैनेजिंग डायरेक्टर, we did the shortcut, we did managing director in 3 parts, right? First we said what are the 4 ways of making the managing director, that is ABS, A से आर्टिकल, A से कहीं ना कहीं आर्टिकल्स के अलावा अग्रीमेंट। देन वी डिड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे या शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन पास करके जनरल मीटिंग में अपॉइंट करेंगे। देन वी ऑल्सो डिड द शॉर्टकट CNCC, दैट इज कॉमन सील लगाना ऐसे अलाउड नहीं है। सब्सटैंशियल पावर्स है बट 4 पावर्स आपके पास सब्सटैंशियल में नहीं आती हैं। CNCC कॉमन सील लगाना अलाउड नहीं है। देन वी सेड कहीं ना कहीं आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कंपनी के बिहाफ पे ड्रॉ एंड इंडोर्स नहीं कर सकते, चेक भी नहीं ऐसी ड्रॉ इंडोर्स कर सकते। और लास्ट शेयर सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट्स इशू या ट्रांसफर आप ऐसे नहीं कर सकते हो। सो वी डिड दीज 4 सब्सटैंशियल पावर्स जो नहीं है। एंड लास्ट वी सेड दैट इफ यू आर गोइंग टू बी अ पोजीशन इन द पोजीशन ऑफ MD, यू हैव टू बी द पार्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फर्स्ट, एंड उसके बाद ही आप कहीं ना कहीं मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकते हो। बट मैनेजिंग डायरेक्टर अगर आप ऑलरेडी हो और उससे पोजीशन से हटते हो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आके गिर सकते हो, आपको बाहर धक्के मार के नहीं निकाल दिया जाएगा। सो वी डिड दिस इन बिटवीन MD, मैनेजिंग डायरेक्टर। Moving to a very important topic, that is officer in default. ऑफिसर इन डिफॉल्ट में अपन ने 7 बातें करी थी, ठीक है। सबसे पहले इजी वाले बात निकाला हमने होल टाइम डायरेक्टर और KMP को। हमने कहा यार जाओ यार तुम तो ऑफिसर इन डिफॉल्ट हो ही हो, ठीक है। देन वी थर्ड कैटेगरी में वी डिड KMP अगर नहीं है, ठीक है, कोई KMP नहीं है, देन देयर विल बी 2 थिंग्स। फर्स्ट, अगर BOD ने किसी एक डायरेक्टर या डायरेक्टर्स को ऑथराइज करा है और उन्होंने भी साथ में रिटन कंसेंट दी है, तो हमने कहा भैया आप एप्लीकेबल, आप लायबल हो जाओगे, कहीं ना कहीं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, ठीक है। सेकंड, हमने कहा अगर मान लीजिए ऐसा कोई ऑथराइज पर्सन ही नहीं है, कोई किसी को बोला ही नहीं है, तो हमने कहा भैया फिर सारे के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एवरीबडी शैल बी लायबल इन दैट केस। ये थर्ड पॉइंट हमने किया।
फोर्थ वी सेड कि जो भी कहीं ना कहीं हमारे यहाँ की कंपनी के डायरेक्टर्स वगैरह किसी के आदी हैं, एडवाइस डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन लेते हैं, ठीक है, तो वो लोग भी सारे के सारे आपके जो एडवाइस डायरेक्शन देते हैं शैल बी कंसीडर्ड एज ऑफिसर इन डिफॉल्ट, ठीक। फिर हमने लास्ट बात कही, अगर मान लीजिए कंपनी के शेयर इश्यू या ट्रांसफर में कोई मदद कर रहा है, जैसे मर्चेंट एजेंट्स, बैंकर, ये सब भी आपके रजिस्ट्रार, ये सब भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट मान लिए जाएंगे, आप कुछ कर नहीं सकते हो। नेक्स्ट हमने कहा एनी पर्सन जो बेसिकली 1 लेवल बिलो काम कर रहा है, वही केएमपी वाली बात, और वो कंपनी में ना अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स वगैरह फाइल करने के, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का काम करता है, और उसने जानबूझ के लापरवाही होने दी, उसको पता था एंड स्टिल उसने कहीं रोका नहीं या कुछ करा नहीं, ठीक है, सो दैट पर्सन विल बी ऑफिसर इन डिफॉल्ट। और लास्ट, एवरी डायरेक्टर हु इज अवेयर अबाउट द कॉन्ट्रावेंशन, उसको पता है कि एक्ट ब्रीच हो रहा है। अब या तो उसको कहीं ना कहीं बाय वर्च्यू ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द बोर्ड पता चला, दूसरा तरीका कहीं ना कहीं वो बैठा था और उसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, उसके सामने डिस्कस हुआ, और तीसरा उसने खुद ही अलाउ कराया गलत काम के लिए, सो ऑब्वियसली वो भी लायबल होगा। आप लास्ट क्लास देख सकते हो, अपन ने ये 7 पॉइंट बहुत भयंकर डिटेल में डिस्कस किया हुआ है इन द 3rd क्लास, राइट। सो ये डिस्कशन हमारा हुआ, राइट। उसके बाद हम भागे एकदम अलग टॉपिक्स की तरफ, दैट इज 77 एंड 76। तो सबसे पहले 77 में तो अपन ने क्या पढ़ डाला भैया, 77 में अपन ने बात करा रिलेटिव का, एंड वी सेड रिलेटिव में देखो टेक्निकली तो दे सेड एचयूएफ के सारे मेंबर, हस्बैंड, वाइफ एंड इसके अलावा जो भी लिस्ट में प्रिस्क्राइब्ड है, इन 2 के अलावा 8 लोग और प्रिस्क्राइब्ड हैं, यानी फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, स्पाउस। ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर के स्टेप भी अलाउड है, ठीक है, स्पाउस का होता ही नहीं है। सन, स्टेप सन अलाउड, डॉटर दे फॉरगॉट और आई डोंट नो व्हाट, बट डॉटर के संग स्टेप डॉटर नहीं आया तो हम स्टेप डॉटर इंक्लूड नहीं करेंगे, तो डॉटर इंक्लूड रहा, ठीक है, सन, डॉटर एंड आपका कहीं ना कहीं सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, तो टोटल 10 लोग ऐसे हो गए, ये रिलेटिव माने गए। फिर हम बड़े रिलेटेड पार्टी पे, जो हमने लास्ट क्लास डेडिकेटेडली रिलेटेड पार्टी करने में ही लगाया था विद डिटेल्ड डिस्कशन, दैट इज सेक्शन 2 क्लॉज 76, ठीक है। वी सेड देयर आर 8 कैटेगरीज रिलेटेड पार्टी के, जो कंपनी के अगर नजर से देखा जाए तो रिलेटेड पार्टी माने जाएंगे। वी सेड सबसे पहले तो कंपनी के डायरेक्टर और उनके रिश्तेदार, दूसरा कंपनी के केएमपी और उनके रिश्तेदार, ये दोनों रिलेटेड पार्टी माने जाएंगे। देन वी सेड अगर फर्म की बात की जाए तो फर्म में कोई डायरेक्टर कंपनी का या मैनेजर या उनका रिलेटिव, डायरेक्टर, मैनेजर और रिलेटिव, या तो फर्म में पार्टनर है। प्राइवेट कंपनी की अगर बात की जाए तो ऐसा डायरेक्टर, मैनेजर या इनका रिलेटिव उस प्राइवेट कंपनी में या तो मेंबर है या डायरेक्टर है, कुछ भी चलेगा एक चीज। पब्लिक कंपनी में हमने कहा भाई सिर्फ डायरेक्टर या मैनेजर, रिलेटिव नहीं लगाया, डायरेक्टर या मैनेजर। पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर हो खुद, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बात फर्स्ट, एंड अलॉन्ग विथ हिज रिलेटिव्स 2% से ज्यादा पेड अप कैपिटल होल्ड करता हो, तो कंडीशन ज्यादा हो गई। इधर से सिर्फ डायरेक्टर मैनेजर गए, हमने कहा भाई तुम सामने एक तो डायरेक्टर होने चाहिए, अगर डायरेक्टर ही नहीं हो तो बात खत्म है, एंड हमने कहा साथ में आप शेयर्स भी होल्ड करते हो, कंट्रोल हो मोर देन 2% का, चाहे खुद से चाहे अपने रिश्तेदारों के संग मिला के, वो अलाउड है। देन वी डिड 2 पॉइंट्स ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, आदि वाले बातें, चाहे बॉडी कॉर्पोरेट हो जो हमारी कंपनी को प्रमोटर, डायरेक्टर, केएमपी किसी को भी ना एडवाइस देता हो, डायरेक्शंस देता हो, या फिर कोई ऐसा पर्सन हो जो हमारी कंपनी के डायरेक्टर या मैनेजर से एडवाइस डायरेक्शंस लेता हो, तो ये बॉडी कॉर्पोरेट हो चाहे पर्सन हो, हमारी कंपनी से रिलेटेड माना जाएगा। और इसके तहत हमने एक बात करी थी कि यार होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर्स, इन्वेस्टिंग कंपनीज तो हमेशा ही रिलेटेड है। देन वी डिड एन एक्सेप्शन कि अगर आप ग्रुप की बात करो, होल्डिंग, सब्सिडरी एंड सब्सिडरी, ठीक है, तो वे सेड सब्सिडरी आपस में नॉर्मली रिलेटेड मानी जाएंगी, बट अगर एक्सेप्शन लग गया यानी द एंटायर ग्रुप इज अ प्राइवेट कंपनीज, ठीक है, सब प्राइवेट कंपनीज हैं, हमने कहा यार ऐसे में होल्डिंग सब्सिडरी रिलेटेड है, बट सब्सिडरी आपस में फिर रिलेटेड नहीं है अगर पूरा ग्रुप प्राइवेट ग्रुप है, ठीक है। हाउएवर देन वी डिड सेकंड पॉइंट उसका, एंड वी सेड कि भाई ये बातें तो ठीक है, सेकंड पॉइंट वाला बात ठीक है हमारा, फर्स्ट वाला कि ऐसा हो सकता है, बट देन वी सेड अगर दोनों में कॉमन डायरेक्टर निकल आए, क्योंकि फिर वो तो ऊपर वाले पॉइंट में कवर हो जाएंगे फोर्थ वाले में, देन डायरेक्टर अगर कॉमन है तो फिर यार रिलेटेड मानना पड़ेगा, बट अगर कॉमन में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या सीए जैसा कोई इंसान है जो खुद ही इंडिपेंडेंट होते हैं, तो फिर रिलेटेड पार्टी अगेन नहीं माना जाएगा।
तो ये ओवरऑल अपन ने बात किया था टिल लास्ट क्लास। देख लीजिए एग्जैक्टली कितना टाइम हुआ, 14 मिनट में, 15 मिनट में। एज आई सेड आई कंप्लीट द रिविजन, सो वी डिड द रिविजन ऑफ 4 क्लासेस, बट दिस विल बी ओनली यूजफुल इफ यू हैव वॉच्ड द अदर प्रीवियस क्लासेस। अदरवाइज आपको मजा नहीं आएगा, समझ ही नहीं आएगा क्या हुआ क्या कहीं ना कहीं, ठीक है। ये बात छोटी सी ध्यान रखिएगा, ठीक। ऑलराइट, क्या मैं आगे बढ़ सकती हूँ? कह रहे मैम आज आप क्या कराने वाली हो? देखो मैंने आपको, जो बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए ये बात है, मैंने आपको एक बात कही थी कि ये चैप्टर 1 जो हम कर रहे हैं, दिस इज अ प्रिलिमिनरी चैप्टर, ठीक है। इसमें से काफी चीजें ऐसी हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और हम ऑफ कोर्स उन्हें कवर कर रहे हैं, बट देन देयर विल बी सम टॉपिक्स जो इवेंचुअली हम चैप्टर वाइज कवर करेंगे, ठीक है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि कुछ इतनी भैया डेफिनेशंस हैं आधी आधी लाइन की जो एग्जाम में इस जन्म में तो नहीं आएंगी यार, ठीक है। सो वी आर नॉट गोइंग टू गो डू विद दोस काइंड ऑफ थिंग्स। देखो नोट में सब कुछ इंक्लूडेड है, इसलिए भी इंक्लूडेड है नोट में, उसका कारण बड़ी सिंपल सी बात है, आपके सिलेबस में है, आपके स्टडी मैट में है। बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप मुझे बात करो, प्रिस्क्राइब्ड मीन्स जो प्रिस्क्राइब्ड है हमारे रूल्स में, आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू कम इन द एग्जाम, राइट। सो आप उसकी चिंता मत करिएगा बिल्कुल भी, हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो हम कुछ भी नहीं भूलेंगे। और कई बच्चे आप में से डायरेक्ट रूट के हो सकते हैं, कई बच्चे फाउंडेशन देके भूल जाते हैं, ए मैम अब तो हमें कुछ याद नहीं है फाउंडेशन का, अब तो हम इंटर में आने की तैयारी कर रहे हैं। सो मैं वो कुछ टॉपिक्स भी आपके संग एक बेसिक रिविजन लूंगी। सेक्शन 8 कंपनी और ओपीसी बहुत डिटेल में है, चैप्टर 2 में बहुत डिटेल में है, तो वो उसमें कवर हो जाएगा। बट प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, लिस्टेड कंपनी नया टॉपिक है। कह रहे मैम हमें लिस्टेड आता है? नहीं आता है आपको, जो सीए इंटर में है वो फाउंडेशन में नहीं था। सो वो सारे टॉपिक्स मुझे अब आज आपको कराने हैं, ठीक है, क्योंकि होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट बहुत काम आता है हमारे सिलेबस में, मैं वो भी आपके संग कराने वाली हूँ। आपने कहा मैम ठीक है, आज हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज और कुछ छोटी मोटी डेफिनेशंस में और। सो ग्राउंड रूल्स आज के लिए सेट हो गए हैं। कह रहे हैं मैम आज तो मजा आ जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है, मजा आ जाएगा। आइए एकदम बिगिनिंग की बातों पे करते हैं। ये देखिएगा, कह रहे हैं क्या दिखा रही हो मैम, एक सेकेंड बस दीजिए मुझे। सुनिए, अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस आप चाहें तो आराम से इसके आगे लिख सकते हैं, मैं ये डिटेल में कराऊंगी बेटा, बहुत डिटेल में कराऊंगी, आप लिख लीजिएगा जरूर से। अगर आपको डर लगे ये चैप्टर 3 में होगा ही होगा। प्रोस्पेक्टस चैप्टर जब आएगा मैं अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस बहुत डिटेल में कराऊंगी। कह रहे हैं मैम ये अंकल का फोटो क्यों बना हुआ है? अब्रिज्ड, एक्चुअली अब्रिज्ड वर्ड का मतलब होता है छोटा, वेरी छोटा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई विल बी टेकिंग अप देयर, ठीक है, अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेटा मैं प्रैक्टिकली कोई होती ही नहीं हूं कराने वाली, आप अकाउंट्स में डिटेल में करने वाले हो। हल्का सा रेफरेंस हम इस सेक्शन में लेंगे, बट ये बहुत आगे के चैप्टर में आएगा, अभी हाल फिलहाल नहीं आएगा। इट विल गो इन चैप्टर 9, तो वहां तक तब तो जब तक हम 9 पे पहुंचेंगे तब तक तो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अकाउंट्स में पढ़ चुके होंगे। सो मैं उसके डिटेल में अगेन नहीं जाऊंगी, ठीक है ना। आपको इनके क्लॉजेस याद करने की जरूरत है बिल्कुल भी, ठीक। आर्टिकल्स ये डेफिनेशन मैं आपको कराऊंगी इन चैप्टर 2, बिकॉज एमओए एओए को डेडिकेटेड चैप्टर है आपका ये, सो इसमें हमारा हो जाएगा। देखो बात समझो, कहीं आपको ऐसी फील भी ना आए कि चैप्टर 1 में मैम ने यार ये छुड़वा दिया। मैं आपको बता रही हूँ कि हम उस चैप्टर में करेंगे, तो आप विश्वास रखना, ठीक है, होगा ही होगा। कह रहे हैं मैम ठीक है, तो फिर कुछ ऐसी बात करा दो जिससे थोड़ा मजा आ जाए। मैं 3 टॉपिक आपके संग ले रही हूं, 2-6 दैट इज सेक्शन 2 क्लॉज 6, सेक्शन 2 क्लॉज 46 दैट इज 246, ठीक है, दैट इज होल्डिंग कंपनी, एंड 2 क्लॉज 87 दैट इज सब्सिडरी कंपनी। मैं इन तीनों के बारे में आपसे बातचीत करने वाली हूं। आपने कहा मैम ठीक है, पहले तो यार एसोसिएट कंपनी की ही बात कर लेते हैं। अगर कोई कहे कि यार कोई कंपनी हमारी एसोसिएट कंपनी बन गई है, तो उसका मैम क्या मतलब क्या है एसोसिएट कंपनी का? देखिए ध्यान से सुनेगा, होल्डिंग कंपनी एसोसिएट के एंगल में भी आएगी। तो पिताजी को हम हमेशा होल्डिंग बोलेंगे, चाहे बेटी सब्सिडरी हो चाहे एसोसिएट हो, ठीक है। सब्सिडरी ज्यादा अपनी है, एसोसिएट इतनी अपनी नहीं है। एसोसिएट कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच होल्डिंग कंपनी या यू कैन से अनदर कंपनी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। यानी होल्डिंग कंपनी का आपकी कंपनी में एक वर्ड यूज होता है, देखो परसेंटेज बाद में आता है, द टेक्निकल वर्ड इज कि एसोसिएट कंपनी में एक दूसरी कंपनी का कंट्रोल है, कितना इंफ्लुएंस है उस कंपनी में, सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस है। एंड देन दे एक्सप्लेन कि भैया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस। इट बेसिकली इंडिकेट्स at least
20% कंट्रोल। यानी अगर आप बात करो तो जैसे ही एक कंपनी दूसरे कंपनी में 20% या उससे ज्यादा का कंट्रोल ले आती है, दैट कंपनी जिसमें आया है ये कंट्रोल, मतलब जो इसका कंट्रोल ले लिया गया है, दैट कंपनी इज कॉल्ड एज एसोसिएट। दूसरी बात के लिए तो ऑब्वियसली होल्डिंग ही कहला रही है, ठीक है। सो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस वर्ड, तो अगर कोई कह दे कि भैया एसोसिएट कंपनी क्या है, जिसमें होल्डिंग ने या दूसरी कंपनी ने, आप कह लो, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस जमा लिया। अब आप पूछोगे मैम सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या हुआ, तो वो उन्होंने लॉ में एक्सप्लेनेशन में दिया है कि भैया सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मींस एटलीस्ट 20%। अब सवाल आपका आना चाहिए अगला, मैम 20% किस चीज का, राइट? देखो एक बात तो तय है, ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। पहली बात हो गई टोटल वोटिंग पावर। एंड नाउ इफ यू हैव स्टडीड अ बिट इन फाउंडेशन, टोटल वोटिंग पावर इंक्लूड्स टू थिंग्स, इक्विटी शेयर्स प्लस अगर कंपनी में है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अगर कंपनी में इक्विटी है, इक्विटी को तो देखो पक्का वोटिंग राइट मिला ही मिला हुआ है, दैट इज नो डाउट अबाउट इट, राइट? एंड सिमिलरली एट द सेम टाइम दे सेड अगर आपकी कंपनी में कन्वर्टेबल प्रेफरेंस इशूड है, देखो आज उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं है बट वो कल कन्वर्ट होंगे ही होंगे पक्का से, दैट मीन्स अगर कन्वर्ट होंगे इसका मतलब ये है वो इक्विटी शेयर होल्डर बनेंगे, तो वोटिंग राइट्स होने तब मिलेगी। हमने कहा यार तो फिर इन दोनों को काउंट किया जाएगा, इक्विटी प्लस कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इनको हम वोटिंग राइट्स मानेंगे। यानी कंपनी का इक्विटी जोड़ो, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस जोड़ो, पता चलेगा उसका कितना परसेंटेज होल्डिंग कंपनी ने खरीदा हुआ है। अगर एटलीस्ट 20 खरीद लिया है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप एसोसिएट बन गए। सिर्फ वोटिंग राइट से फर्क नहीं पड़ता, आप इसको कंट्रोल भी कह सकते हो, ठीक है। कंट्रोल वर्ड नॉर्मली इसी सेंस में यूज होता है, अभी हम करेंगे आगे, जिसमें आप इस प्रकार से शेयर्स खरीद के वोटिंग कंट्रोल कर सको। और पार्टिसिपेशन इन द बिजनेस डिसीजंस अंडर एन अग्रीमेंट, यानी आपने कहीं ना कहीं जो भी बिजनेस के मेन डिसीजंस लिए जा रहे हैं बाय द बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसमें डिसीजन मेकिंग में 20% कंट्रोल आपका है। अब एक तरीका तो बड़ा सिंपल हो गया जो होल्डिंग सब्सिडरी में भी होता है, कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द बीओडी। यहां कंपोजिशन मेजॉरिटी ऑफ बीओडी का नहीं होगा, बट सपोज करो 10 डायरेक्टर्स हैं, उनमें से 2 डायरेक्टर्स आपके हो गए, करेक्ट, तो भी तो डिसीजन मेकिंग में आपका कंट्रीब्यूशन 100% में कितना हुआ, 20। अगर 10 लोग बैठे हैं, समझो 10 डायरेक्टर हैं, उनमें से 2 डायरेक्टर आपके हैं, आपकी कंपनी के, तो आपका उन लोगों की तरफ से तो रिप्रेजेंटेशन हो गया ना, तो कंट्रोल आया कहीं ना कहीं। तो हमने कहा और भी तरीके हो सकते हैं, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। By any ways, you are able to influence the decision making of that company, business decision making। अब वो कैसे भी कर रहे हो, आप कैसे भी कंट्रोल लेके आओ, आप कैसे भी बिजनेस डिसीजन में घुसो, अग्रीमेंट वगैरह करके कहीं ना कहीं आप कंट्रोल कर रहे हो। और कंट्रोल कितना कर रहे हो, कम से कम 20%। दैट मीन्स अगर मैं आपसे कहूं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब खुल के क्या है बताओगे, तो आपने कहा मैं 20% भैया या तो वोटिंग पावर ले लो जिसमें इक्विटी और कन्वर्टेबल इंक्लूडेड, दूसरी आप चीज ले लो कहीं ना कहीं बिजनेस डिसीजन मेकिंग पावर, अब वो चाहे बीओडी अपने बैठा दो आप 2-10 में से, या जो भी कर लो आप, या तीसरा वर्ड मैंने कह दिया कंट्रोल, या तो आप पे वोटिंग पावर है या आप पे कंट्रोल है, या आप कहीं ना कहीं बिजनेस डिसीजन में घुसे हुए हो सिग्निफिकेंटली, एंड देन दे सेड सिग्निफिकेंटली का मतलब 20%। So it's not just about share capital, beta. It might be a possibility that apart from share capital, you are able to control the company. You are able to influence the decision making of that company. That means it's a wide scope. It's not just about voting power. It's not just about BOD. It is a kind of control कि 20% कंट्रोल आपके पास है, उससे ज्यादा है तो आप होल्डिंग हो, और आपके नीचे ये जो कंपनी है वो एसोसिएट है। और इन्होंने एक बात कही, एसोसिएट में बेटे सब्सिडरी इंक्लूडेड नहीं है। कह रहे हैं मैम सब्सिडरी की तो अपनी डेफिनेशन है, तो वो क्यों इसमें घुसे कि भैया सब्सिडरी अपनी सगी बेटी, एसोसिएट पराई बेटी, भाई कह रहे हैं स्टेप डॉटर है, एग्जैक्टली, तो भैया एसोसिएट अगर स्टेप डॉटर है दूर रखो, सब्सिडरी नहीं है एसोसिएट, और एसोसिएट सब्सिडरी नहीं है, ये तो लॉजिकल बात थी मैम। बट इट इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर कंपनी। अगर आप जॉइंट वेंचर मुझसे कंपनीज एक्ट की नजर से पूछो, देखो जनरल वर्ड में मत बोलना, जॉइंट वेंचर हम बहुत सारी चीजों को बोल देते हैं, कंपनीज एक्ट की नजर से जॉइंट वेंचर मींस जहां बराबरी का आपका भागीदारी है, बराबरी का आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। कह रहे हैं मैम हमें ना फाउंडेशन में भी ये बात समझ नहीं आई थी,
एक बार थोड़ा खुल के समझा दोगी? लो जी लो, मैं एक चार्ट बनाऊंगी, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। कह रहे मैम कितने ही रूल्स पढ़ने हैं? हाँ रूल्स तो पढ़ने हैं, आओ चार्ट बनाए। कह रहे मैम चार्ट बनाओ, स्केल ले आइए मैम, स्केल 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 स्केल, ये लो जी। डिन 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 डिन, तो ही मेरा मेरा मेरा, तो ही मेरा मेरा मेरा। ये देखिए, अगर आपका ओए माई, हाँ 0 से, अरे रे कंट्रोल, टाइप ऑफ कंपनी। कह रहे हाँ मैम बताओ। देखो भैया, अगर 0 से लेस देन 20% है, कह रहे हैं 0% कंट्रोल है। कह रहे हैं अच्छा 10% कंट्रोल है, अच्छा 15% कंट्रोल है, अच्छा। हमने कहा भैया नो टाइप, हमने आपसे कह दिया कोई टाइप है ही नहीं भैया। कह रहे हैं हाँ मैम कोई वैरायटी नहीं है कंपनी की, नहीं कोई कंपनी दूसरी कंपनी में 10% होल्ड करती है, करती रहे, हमें कोई मतलब नहीं है। फिर हमने कहा अगर 20%, कह रहे मैम 20 से ध्यान से सुनिएगा, अप टू अगर मैं कहूं लेस देन 50%, ठीक है, यानी एक कंपनी दूसरी कंपनी में 30% होल्ड करती है, ठीक है, एक कंपनी दूसरी कंपनी में 40% होल्ड करती है, ठीक है, ये रिश्ता कहलाया एसोसिएट कंपनी का अंडर सेक्शन 2(6). ठीक, आपने कहा ठीक है मैम बिल्कुल ठीक है। अब सुनिएगा 50% पे आपका दोनों कंपनीज का बन गया जॉइंट वेंचर, ठीक। एंड मजे की बात देखिए, जॉइंट वेंचर इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन एसोसिएट कंपनी। दैट मीन्स जॉइंट वेंचर की अपनी कोई अलग से डेफिनेशन है ही नहीं, जॉइंट वेंचर का अपना कोई सेक्शन नहीं है। दैट मीन्स अगर कोई कहे इज इट एन एसोसिएट कंपनी, द आंसर इज यस, द आंसर इज यस, इट इज एन एसोसिएट कंपनी एट द लेवल ऑफ जॉइंट वेंचर, यानी ये जॉइंट वेंचर है, बट ये एसोसिएट की डेफिनेशन में आते हैं, जॉइंट वेंचर का अपना कोई सेक्शन नहीं है। अब जैसे ही आपने क्रॉस कर दिया भैया मेरे मोर देन 50%, द मोमेंट यू क्रॉस मोर देन 50%, माय डियर आप कहीं ना कहीं बन गए सब्सिडरी कंपनी। ये बात ध्यान रखिएगा, बच्चे अक्सर इसमें लड़खड़ा जाते हैं। मोर देन 50, दैट मीन्स 50.1, 50.2, 50.05, इट इज अ होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप। ये गड़बड़ ना हो जाए आपसे। एंड लास्ट, अगर मैं कह दूं एक कंपनी दूसरी कंपनी को 100% कंट्रोल करती है, ठीक है, 100% कंट्रोल करती है, दैट इज ऑल्सो नोन एज WOS, दैट इज होल्ली ओन्ड सब्सिडरी। कह रहे हैं मैम कंपनी अलग अलग रहेंगी, हाँ जी, आपको तो पता ही है सेपरेट लीगल एंटिटी है, एक कंपनी दूसरी कंपनी में सारे शेयर्स होल्ड करेगी, परंतु ये होल्ली ओन्ड सब्सिडरी मानी जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो एक मान ली जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस अपनी मुंबई इंडियंस चलाती है, ठीक है, तो मुंबई इंडियंस इज गवर्न्ड बाय 100% सब्सिडरी कंपनी विच इज नोन एज विन स्पोर्ट्स, राइट, विन इंडिया विन स्पोर्ट्स करके वो कंपनी है। सो दैट इज एन इंडिकेशन कि एक दूसरी कंपनी एग्जिस्ट करती है अंडर रिलायंस विच इज अंडर 100% कंट्रोल ऑफ रिलायंस। सो दिस इज द क्राइटेरिया, आप चाहो तो चेक कर लो प्लीज एवरीबॉडी, जस्ट सी दिस वंस, दिस इज द मीनिंग, तो आप भूलोगे नहीं। अब एक चीज मैं एक्स्ट्रा और बताऊंगी जिसकी वजह से फाउंडेशन में बच्चों की अगेन तहस नहस हो गई थी जिंदगी, वो है टॉपिक गवर्नमेंट कंपनी का। मैं करा दूंगी फिर से, दैट इज नो प्रॉब्लम टू मी, बट गवर्नमेंट कंपनी की अगर बात की जाए ना, गवर्नमेंट कंपनी के संग इन्होंने बड़ा खिलवाड़ कर रखा है। गवर्नमेंट कंपनी का कंट्रोल एट लीस्ट 51% पे आता है ऑफ CG, SG और बोथ का। सो द वर्ड देयर इज 51%, राइट। यहां पे आपका वर्ड ऐसे चल रहा है लेस देन 20 तक, फिर 20 से एटलीस्ट 20 से 50 तक एसोसिएट, मोर देन हाफ से या मोर देन 50 से आप कह सकते हो होल्डिंग सब्सिडरी, एंड 100% इज ऑल्सो होल्ली ओन सब्सिडरी। हाउएवर गवर्नमेंट कंपनी वर्क्स एट अ डिफरेंट परसेंटेज, दैट इज 51%। तो इस पॉइंट से थोड़ा सा बच के रहिएगा, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी CA इंटर में आने के चांसेस 0, बट इंपॉर्टेंट है, यस।
करके जाना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। आप चाहो तो आधा मिनट ले लो और इसको बना लो। कह रहे आधा मिनट में कैसे दे दिया आपने, आधा मिनट, इतना एहसान कैसे कर दिया आपने, याद रखो तुम भी, कीप इट, ठीक है। सो ये आपने बना लिया है मेरे ख्याल से। एक्चुअली यार थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है पैर में, सो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन अ सीट। आई होप यू डोंट माइंड, एनर्जी तो ही ना कम हो जाएगी कोई, ठीक है। ऑलराइट, सो वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस एंटायर थिंग, एसोसिएट कंपनी का बात किया। अब सुनिएगा होल्डिंग और सब्सिडरी भी आप मेरे संग संग, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड रुके, पहले एक आर्टिकल कहाँ गए, ए ये रहा 2.6, एक बार आप देख लो यार, ठीक है। अगर आप शॉर्ट में बात करो, हमने कहा सेक्शन 2.6 में हमने बात क्या करी है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मींस एटलीस्ट 20%, 3 चीजों में से किसी का भी हो सकता है। चाहे आप वोटिंग पावर ले लो, टोटल वोटिंग पावर विच इंक्लूड्स इक्विटी प्लस कन्वर्टेबल प्रेफरेंस, चाहे आप कंट्रोल वर्ड ले लो, चाहे आप इन द बिजनेस डिसीजन मेकिंग पावर ले लो। हमने कहा जॉइंट वेंचर काउंट होगा, सब्सिडरी काउंट नहीं होगी, ठीक है। एंड एक इंपॉर्टेंट बात और, ये बात सुन लीजिएगा, ठीक है। दे हैव गिवन अ सर्कुलर, आप सर्कुलर नंबर चाहो तो छोड़ सकते हो, इसकी जरूरत नहीं है। दे सेड अगर कोई कंपनी के बिहाफ पे कोई फिड्यूशियरी कैपेसिटी में शेयर्स होल्ड करता है, बेसिकली एक टेम्पररी पीरियड के लिए, एक आउट ऑफ ट्रस्ट, आउट ऑफ विश्वास शेयर्स होल्ड करे हुए कंपनी के, दैट डजंट मीन कि वो जो पर्सन है या वो जो बॉडी है या वो जो कंपनी है जो होल्ड कर रही है कंपनी के संग फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में, वो कंपनी के संग होल्डिंग एसोसिएट रिलेशनशिप में आ जाएगी। ना वो इनफैक्ट सब्सिडरी के रिलेशनशिप में आएगी, ना वो इनफैक्ट एसोसिएट के रिलेशनशिप में आएगी। कह रहे हैं मैम यानी उनको काउंट नहीं करना है। देखो मैं हल्का सा समझाऊंगी क्योंकि ये बात पक्का है आपने फाउंडेशन में नहीं पढ़ी हुई है, ठीक है, और कई तो डायरेक्ट रूट वाले ही बच्चे हैं। मेरी बात सुनिएगा, फॉर एग्जाम्पल एक प्रॉपर एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, आप भले ही एग्जाम्पल आगे याद मत रखिए, बट अभी ये जो फिड्यूशियरी वर्ड है ना दिमाग में जो बैठता नहीं है, उसको समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूं, ठीक है। आप में से कितने बच्चों ने, सच्ची बताइएगा, बिल डिस्काउंटिंग करा हुआ है? कह रहे हैं मैम अकाउंट्स में ना, और क्या, नहीं तो क्या लॉ में बिल डिस्काउंटिंग करा हुआ है, बोलो। कह रहे हैं करा हुआ है मैम बिल डिस्काउंटिंग। क्या होता है बिल डिस्काउंटिंग में? कह रहे हैं मैम बिल डिस्काउंटिंग में ये होता है कि वो हमें ना कंपनी को आज ही पैसे चाहिए होते हैं और हमें बिल जल्दी चाहिए, डेटर अभी पैसे दे नहीं रहे, तो हम क्या करते हैं, हम हैं कंपनी, ठीक है, ये रही कंपनी, ये रहा बैंक, ठीक, और ये रहे बदमाश डेटर। ये तो पैसा भी देने में आनाकानी करेंगे, ये जब देंगे तब देंगे, अभी तो ये बिल पकड़ा गए हैं। तो इन डेटर्स ने हमारी कंपनी में दे दिए हैं बिल्स, ठीक। कंपनी को पैसा चाहिए आज, कंपनी नीड्स कैश, ये रहा कैश। कह रहे हैं मैम आपका कैश तो पूछो ही मत, ठीक है। अरे यार कैश भी इतना भयंकर डिफिकल्ट हो गया, ऐसे लिख देती हूँ, देखो रुको 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 रुको, कैश, कंपनी को कैश चाहिए, कैश मेरी आंखों में, कैश मेरी बातों में, कंपनी को कैश चाहिए। अब कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने सारे बिल्स रिसीवेबल का एक पोटला बांधा। देखो ये रहा पोटला, कह रहे मैम ये पोटला है, हाँ ये पोटला है, ये भरा हुआ है बिल्स रिसीवेबल से और बैंक को दे आए, ठीक। अब बैंक ने टेम्पररी पीरियड के लिए इनको भी पैसा दे दिया और पूरा पैसा नहीं दिया, रिमेंबर डिस्काउंट करके पैसा मिलता है। आपने कहा हाँ मैम बिल्कुल डिस्काउंट करके पैसा मिल गया। और बैंक इवेंचुअली जब जैसे जैसे जिस डेटर का नंबर आएगा उससे पैसे कलेक्ट करती जाएगी और अपने पास रखती जाएगी, ठीक है। ये बिल डिस्काउंटिंग करा था, आपने कहा हाँ इसमें क्या हो गया, इसका एग्जैक्ट रेप्लिका सुनिएगा, एंड दैट रेप्लिका इज, सपोज करो एक कंपनी है और वो अपने इंप्लॉइज को, किसको, इंप्लॉइज को, ये रहे इंप्लॉइज, ईईएस क्यों लिखा है मैम, अरे मेरा मतलब था, कह रहे हैं ठीक है मैम, ये कंपनी इनको ईसॉप देना चाहती है, ठीक है। ईसॉप समझते हैं, इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शंस, कह रहे हैं हाँ मैम इंप्लॉइज को तो सस्ते शेयर मिलते हैं, एग्जैक्टली, पर वो शेयर आज तो दे नहीं देगी, अभी तो वो इंप्लॉइज से काम कराएगी, लॉक इन पीरियड करवा देगी, लॉक। कह रहे हैं भाई साहब ये शेयर्स जो हैं हम आपको पक्का सस्ते में देंगे, परंतु आज नहीं देंगे, 3 साल बाद देंगे सस्ते दाम पे, ठीक है। अब एम्प्लॉयज को क्या है, उन्हें विश्वास तो होता नहीं है, वो कह रहे हैं भाई अगर तुमने कल को नहीं दिया सस्ते में जो तुम कह रहे हो तो हम क्या कर लेंगे। कंपनी कह रही है और ये भी निकम्मे हैं एकदम एकदम, जिसको कहते हैं हाँ हैं तो बेकार ही लोग, ये भी 3 साल बाद ही पैसे देंगे हमें।
हमें तो पैसे आज चाहिए। इन्होंने क्या करा, एक ट्रस्ट को पकड़ा, कह रहे मैम विश्वास को पकड़ लिया। अरे यार ट्रस्ट मतलब एक बॉडी, एक प्रॉपर बॉडी, ठीक है, ट्रस्ट को पकड़ लिया, ठीक है, इट्स एन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। एंड जैसे मंदिरों के नहीं होते ट्रस्ट, कह रहे अच्छा वो ट्रस्ट, ठीक है, ट्रस्टीज को पकड़ा और उनसे कहा कि आप एक काम करो जी, ये इंप्लॉइज को ना, ये जो हमारे इंप्लॉई हैं एकदम नालायक कहेंगे, इन्हें कोई हम पे विश्वास नहीं है, एक पैसे का विश्वास नहीं है। आप एक काम करो ट्रस्ट साहब, आप ये शेयर्स, इनके जो शेयर्स हैं आप रख लो अपने पास, ठीक है, ये 3 साल बाद आपको पैसा देंगे। और आप एक काम करो ट्रस्ट यार, थोड़े समय के लिए, टेम्पररी पीरियड के लिए आप हमें पैसा दे दो, डिस्काउंटेड पैसा, देखो आप पूरा तो नहीं दे पाओगे पर आप हमें दे दो, जो दे पाओ दे दो, ठीक है। और ट्रस्ट ने कहा ठीक है, हम तो इन एम्प्लॉइज को ईसॉप बेच देंगे और इनसे कैश कलेक्ट कर लेंगे। अब इसका मतलब समझना, ये जो ट्रस्ट है ये टेम्पररी पीरियड के लिए फिड्यूशियरी कैपेसिटी में ट्रस्टी के रूप में शेयर्स होल्ड करे हैं। क्या ये शेयर होल्डर बन गए हमारे यहाँ? आपने कहा नहीं मां। अब आप समझना, शेयर होल्डर तो इन द एंड ऑफ द डे ईसॉप ही बनेंगे, आपने कहा एम्प्लॉइज ही बनेंगे, करेक्ट है। हो सकता है आज हमने इन ट्रस्ट के पास 20% के ईसॉप रखवा दी हूं, 20% शेयर्स, तो क्या ये हमारी होल्डिंग बन गए और हम इनके एसोसिएट बन गए? द आंसर इज नो। दैट मीन्स एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पर्सन होल्ड्स इन आवर कंपनी बिकॉज ऑफ द फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। ट्रस्ट का है, विश्वास का है, टेम्पररी पीरियड का है, बाद में उनका कहीं ना कहीं वो रोल खत्म हो जाएगा। हमने कहा ऐसे लोगों को, आप देखो एक बार फिर से डायग्राम देखो, बिल्कुल 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 बिल डिस्काउंटिंग वाला एंगल है ना। आपने कहा मैम बिल्कुल है, ये ऐसे ही वाला तो बात हो रहा था, कंपनी ने बैंक से एक तरीके से पैसे ले लिए थे बिल्स रखवा के, और यहाँ पे कंपनी ने ट्रस्ट से पैसे ले लिए हैं अपने शेयर्स रखवा के, पर वो जाएंगे इन द एंड ऑफ द डे किसके पास? एम्प्लॉइज के पास। ये एक एग्जांपल है, दिस इज जस्ट वन एग्जांपल, राइट। तो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप जैसी वर्ड आ जाए, अगर कोई फिड्यूशियरी पोजीशन में होल्ड करता है, कॉमन ट्रस्टी है किसी दो कंपनीज के बीच में, दैट डजंट मीन कि वो ट्रस्टी कंपनी का होल्डिंग टाइप्स का कुछ हो गया, नहीं, कुछ भी नहीं। दे आर जस्ट फॉर द फिड्यूशियरी पर्पस, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप टेम्पररी है, चले जाएंगे। तो एक बात ध्यान रखना मेरे बच्चों, अगर कोई कहे फिड्यूशियरी कैपेसिटी का क्या करना है, आप सिर्फ इतनी सी बात याद रखना, जो भी हमारी कंपनी में शेयर्स होल्ड करे हुए हैं बाय अनदर कंपनी इन फिड्यूशियरी टर्म्स, ठीक है, यानी लीगल या एथिकल रिलेशनशिप की वजह से मनी का ध्यान रखता है ये सब करने के लिए, he shall not be counted for the purpose of calculating associate। subsidiary में भी ये बात लिखी हुई है, not even for the purpose of subsidiary। तो एक बात देखो जरा, फिड्यूशियरी वालों को बाहर भगा दो, उनसे परमानेंट रिश्ता मत मानो। टेम्पररी लोग और टेम्पररी प्यार को कभी काउंट नहीं करना, कभी काउंट नहीं करना जिंदगी में। जो कभी कभार के लिए आए हैं, हमेशा के लिए रुकने के लिए नहीं आए हैं। जैसे फिड्यूशियरी रिश्ता जो बना रहे हैं, अगर आपकी वो आपको बहुत तंग कर रही हैं और बात नहीं मान रही हैं, तो उनसे कह देना भैया तुम्हारे संग मेरा फिड्यूशियरी रिलेशन है, मेरी मैया तुम जाओ मेरी जिंदगी से, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोगों को हम अपना कभी भी कंट्रोल दिया हुआ नहीं मानते। एसोसिएट कंपनी अगर कोई कुछ कह रहे मैम आप ना एकदम चुपके से हमारे दिल की बातों पे ये एकदम, मैं वैसे एक बात पूछना चाहती हूँ आपसे, सच में पहले वाले जब बच्चे हुआ करते थे ना, तो उनसे तो बात करने में मजा आता था। जैसे ऐसे किसी का कहीं कुछ टाँका बिड़ा हुआ है, समझ में आता है, दिखता है कि हाँ यार अच्छा, वह रो रहा है कोई बैठ के, कोई वैलेंटाइंस डे पे कार्ड ला रहा है, कुछ हो रहा है, तुम यार ऐसे बच्चे नहीं रह गए। जेनजी वालों के संग पढ़ाने में इतनी दिक्कत आ रही है, तो मैं जेन अल्फा और जेन बीटा के संग क्या करूंगी? हाँ मतलब मिलेनियल वाले तक सब बढ़िया था, अभी जेनजी वालों का रिलेशनशिप होता ही नहीं है, वो सिचुएशनशिप के भी आगे चले गए मेरे ख्याल से, बेंचिंग वेंचिंग में कहीं निकल गए। हम तो बेंच का मतलब समझते थे जाके बैठ जाओ, इश्क मोहब्बत कर लो बेंच पे, ठीक है। तो मुझे लगता है तुम्हें ये जोक ही नहीं, तुम्हें तो कह रहे हैं मैम हमें ना शेयर मार्केट का जोक क्रैक कर दो, कुछ क्रिकेट के बारे में बता दो, चहल के बारे में बता दो, चहल पहल करा दो, ठीक है। हमें बस उन चीजों से मतलब है, बाकी हमें लेना देना ही नहीं है। देखो हम इतने में इंट्रोवर्ट हो चुके हैं कि वी डोंट केयर अबाउट एनीबॉडी ऑन दिस अर्थ, वी जस्ट रिलेशनशिप। ये आप मजाक बनाती रहो, आपको लग रहा होगा कि क्या जोक मारा है, मैम सोच रही है, खुश हो रही है, कह रही वाह क्या जोक मारा है, कह रही है इतने कचरे जोक मारती है ना ये औरत, बिल्कुल जिसको कहता है। या आई एम फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड what do people like actually. So anyways,
सीधी बात, नो बकवास। सेक्शन 2(6) की अगर मैं बात करूं फटाफट से, एसोसिएट कंपनी, जिनको फाउंडेशन में समझ में नहीं आया था या डायरेक्ट रूट वाले बच्चे हैं, सब बच्चों के लिए मेरे संग फटाफट से बात करेंगे। एसोसिएट कंपनी एक वो कंपनी है जिसमें दूसरी कंपनी ने, अनदर कंपनी ने सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ले लिया है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इट रिप्रेजेंट्स एट लीस्ट, कम से कम 20% ऑफ 3 चीजों में से कुछ भी, चाहे वोटिंग राइट्स, चाहे कंट्रोल, चाहे बिजनेस डिसीजन मेकिंग का पावर आपके पास आ गया है। एसोसिएट कंपनी इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर बट एक्सक्लूड्स सब्सिडरी कंपनी ऑब्वियसली। एंड एसोसिएट कंपनी में हमने कहा अगर कोई कंपनी दूसरी कंपनी में fiduciary relationship में shares hold करे हुए हैं, that doesn't mean that they become a permanent category. They are just holding it for a temporary period on the basis of trust, and hence they will not be considered as any relationship. So यहाँ पे आपका कंपनी का और इस ट्रस्ट का, अगर ये रहा, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं माना जाएगा, despite the fact that the trust holds 20% of your shares in the company, but they are not for themselves, but it is rather for the employees. So एसोसिएट कंपनी कोई पूछ ले उठा के, यार सो रहे सो गए, सुन उठ। एसोसिएट कंपनी बता, सेक्शन 2(6) बिगिनिंग का सेक्शन है ना, ए एकदम शुरुआत का सेक्शन 2(6) बोल 6 हाँ, मेरे को मार के हाँ चक्का बना के उड़ा दूंगी तेरे को, हाँ जल्दी आ, 2(6) जल्दी बता। एसोसिएट कंपनी में हमने कहा भैया इट्स अ कंपनी इन विच अनदर कंपनी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। Significant influence means at least 20% of the voting rights or business decisions or control in the other company. It includes joint venture, but it excludes subsidiary company. It also does not count fiduciary relationship, even if the percentage exceeds 20%. There is no relationship. It's a temporary thing. ठीक है, बोलो ना, कह रहे हैं मैम, ठीक है, समझ में आ गई बात। ओके, एसोसिएट कंपनी के बाद, ठीक है, कहो तो बता दूं या बना दूं? कह रहे मैम बना दो ना, फटाफट से बता दो। देखो भैया, अगर मैं बात करूं एसोसिएट की, ठीक है, एसोसिएट में अपन ने कहा क्या कहा, कहो न संगमरमर। सबसे पहले कहा हमने 2(6), आपने कहा ऊपर लटका दिया मैं आपने, सॉरी, 2(6), ठीक है। दूसरा हमने कहा जिसमें एक कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मींस 20% और मोर, ठीक है, बट ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, 50% से ज्यादा क्रॉस नहीं होगा। क्या क्या कवर हो रहा है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में? हमने कहा भैया या तो तुम कहीं ना कहीं कंट्रोल ले लो, या टोटल वोटिंग पावर ले लो, या बिजनेस डिसीजंस ले लो अंडर सम अग्रीमेंट। हमने कहा इट इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर एंड इट एक्सक्लूड्स 2 बातें, पहला सब्सिडरी और दूसरा आपका फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, ये कवर नहीं होगा। ठीक है, ये बात हमें पल्ले पड़ गई। आपने कहा मैम बढ़िया, 2(6) के बाद मैं बढ़ रही हूं 2(46) पे। क्या मैम? नो हिंदी इंग्लिश टू क्लॉज 46 दैट इज होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी पे साथ ही करा दूंगी, दैट इज सेक्शन 2 क्लॉज 87। आपने कहा मैम ठीक है, बताओ जी बताओ। एक्चुअली 46 में तो डेफिनेशन कोई बहुत बड़ी है ही नहीं। उन्होंने कहा होल्डिंग कंपनी का मतलब है जो कंपनी दूसरों को अपने सब्सिडरी बना के घूमती है, ये डेफिनेशन है। कह रहे हैं इन रिलेशन टू अनदर कंपनी इट मीन्स अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनी। कह रहे हैं मैम ये क्या हो गया? सुनो आराम से सुनते हैं। मैं सेक्शन 2 क्लॉज 46 और 287 दैट इज सब्सिडरी साथ ही करा रही हूं। मेरे संग बोलो एसोसिएट का सेक्शन 2(6), ठीक है, होल्डिंग 246 246, ठीक है, एंड सब्सिडरी 287 46 87 46 87 46 अल्फाबेटिकली भी चल रहा है ना। तो 41 में अपन ने क्या? फाइनेंशियल ईयर। 42 में आती है फॉरेन कंपनी, 45 में आती है गवर्नमेंट कंपनी जी, और इसलिए 46 में आती है होल्डिंग कंपनी। आपने कहा अच्छा, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी की अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक है, होल्डिंग यार वो कंपनी है, अभी तक तो शायद समझ में आ भी गया होगा आपको, जो सब्सिडरी कंपनी में ना कहीं 2 तरीके में से एक तरीके से कंट्रोल लाती है। ठीक है, दोनों तरीके भी हो सकते हैं, बट अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो चलेगा। आपने कहा मैम क्या क्या? आइदर हमने कहा भैया आप या तो मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग राइट्स,
दूसरी कंपनी में हक जमाते हो, हाफ है, मोर देन हाफ है, राइट? सो दैट मीन्स एटलीस्ट 50 नहीं है, 50 पे तो जॉइंट वेंचर है, और 50 अगर जॉइंट वेंचर है तो वो तो एसोसिएट में कवर ऑलरेडी हो रहा है, ठीक है? दैट मीन्स इफ आई एम सेइंग टू यू मोर देन हाफ, इट कैन बी इवन 0.005%. Let's say 50.005% also makes it a relation of holding subsidiary. At exact 50 it's joint venture, but more than 50 इतना सभी अगर आप आगे निकल गए 2 रुपए भी, that's a holding subsidiary company, right? Normally it's more than 50, you can say it more than half also, ठीक है? Of voting rights you again understand, as I said, voting rights include two things, equity and convertible preference shares. और दूसरा तरीका है controls the, अरे क्या हो गया, कहाँ भागने लगे, controls the composition of the majority of the BOT, ठीक है? Now please understand when I say either or, बच्चे कई बार पूछने लगते हैं कि मैम मान लीजिए अगर ऐसा हो गया कि दोनों में कंट्रोल आ गया, शेयर होल्डर भी अपने हैं 50 से ज्यादा और 50% से ज्यादा, और बीओडी में भी कंट्रोल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स आइदर और दैट मीन्स अगर शेयर होल्डर की मीटिंग में आप वोट करने का हक रखते हो मोर देन 50%, देन ऑल्सो यू आर द होल्डिंग. अगर आप बीओडी में लेट्स से 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और उसमें से 6 डायरेक्टर्स आपके हैं, कॉम्पोजिशन मेजॉरिटी कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ मेजॉरिटी ऑफ बीओडी, यानी लेट्स से अगर आपकी कंपनी में टोटल डायरेक्टर 10 है और उनमें से 6 डायरेक्टर लेट्स से एक एच लिमिटेड की तरफ से आए हैं, दैट मीन्स एच लिमिटेड आपकी होल्डिंग कंपनी हो गई, करेक्ट? सो ईदर वेज आप कंट्रोल ला सकते हो. और इसमें इन्होंने एक और बात भी कही हुई है, आइदर यू डू इट डायरेक्टली, ठीक, होल्डिंग कंपनी चाहे तो ये काम डायरेक्टली कर ले, चाहे ये काम इनडायरेक्टली कर ले थ्रू एनी ऑफ इट्स सब्सिडरीज. कह रहे हैं मैम मतलब क्या हुआ, एक सेकेंड, थ्रू एनी ऑफ इट्स सब्सिडरीज. आप या तो खुद डायरेक्टली कंट्रोल कर लो, ठीक है, या इनडायरेक्टली कंट्रोल कर लो सब्सिडरी के थ्रू. एग्जाम्पल सुनते हैं, देखिए आइए. हमने कहा एक होल्डिंग है, ठीक है, उसकी एक ये सब्सिडरी वन है, मैं कह रही हूं सब्सिडरी है, और एक दूसरी सब्सिडरी है S2. आपने कहा ठीक है मैम. एंड एक लेट्स से ये कंपनी है राम लिमिटेड, आपने कहा ठीक है. अब आप एंगल सुनिएगा, S1 राम लिमिटेड में 28% शेयर्स होल्ड करता है. कितना परसेंट होल्ड करता है? 28. वाइल S2 ऑल्सो होल्ड्स इन राम लिमिटेड 28% कंट्रोल. अब अगर आप 28 की नजर से देखोगे तो कहीं ना कहीं राम लिमिटेड ना S1 की होल्डिंग सॉरी सब्सिडरी है, ना राम लिमिटेड S2 की सब्सिडरी है. आपने कहा हाँ मैम, बट अगर आप इसको कंबाइन करके देखो, इनडायरेक्टली देखो, तो 28 प्लस 28 मिला के कितना परसेंट हुआ? आपने कहा मैम ये हुआ 28 प्लस 28 करके 56% एग्जैक्टली. एंड 56% मीन्स मोर देन 50% हुआ. आपने कहा हाँ मैम ये तो बड़ा है 50% से, बेसिकली 50 क्रॉस ही हो रहा है, ठीक. दैट मीन्स राम लिमिटेड एच की डायरेक्ट सब्सिडरी ना होके इनडायरेक्ट सब्सिडरी हो गई. आपने कहा अच्छा, मतलब वो डायरेक्टली S1 और S2 के कंट्रोल में नहीं थी, नहीं, बट बिकॉज S1 और S2 दोनों होल्डिंग के सब्सिडरी हैं H के. अब आप एक एग्जांपल समझें, एक बात देखते हैं. जैसे सपोज करो ये कैसी मीटिंग हो रही है यार, सपोज करो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है, कह रहे हैं ये राउंड टेबल है, हाँ राउंड टेबल है, ठीक है, यहाँ मीटिंग चल रही है, रुको मीटिंग में लोगों को तो बैठा दूं. कह रहे हाँ मैम बैठा दूं. ये देखो ये लोग बैठे हैं, कह रहे मैम ये उल्टा लटका हुआ है क्या टेबल पे? नहीं यार. कह रहे मैम ये टेबल के अंदर घुस गया है. अरे नहीं यार, ठीक है. कह रहे हैं मैम ठीक है, शेयर होल्डरों की मीटिंग चल रही है. कह रहे हैं समझ गए मैम, नाच रहे हैं ऐसा लग रहा है, तवक तवक तब, ठीक है, हाँ सुने, सिर्फ शेयर होल्डर्स की मीटिंग चल रही है. अब आप सोचें, अगर मैं आपसे कहती हूँ ऐसे में 100 लाख की जो इनकी कैपिटल है, रुपीज 100 लाख की कैपिटल है इस कंपनी की, उसमें से 28 लाख कंट्रोल हो रहा है बाय S1, ठीक है. आप इसे सिंपल भी समझ सकते हो, 100 लोग हैं, 100 शेयर होल्डर्स हैं, ऐसे समझ लो. 28 लोग S1 के हैं, ठीक है, 28 लोग S2 के हैं, ठीक, यानी 56 लोग हो गए. नाउ डू यू थिंक दीज पीपल विल वेरी इन देयर डिफरेंस, स्पेशली व्हेन दे बोथ आर लिसनिंग टू H लिमिटेड? आपने कहा नहीं मैम, वी अज्यूम वो डिफरेंस नहीं कर सकते, दे कैन नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ डिफरेंस, कंट्रोल H का ही आएगा, ठीक है, चाहे शेयर होल्डर्स के थ्रू आए चाहे खुद के नाम पे हो उसके शेयर्स कंपनी के. दैट मीन्स इट मीन्स
ओवरऑल इफेक्टिवनेस, S1 का 28 कंट्रोल आया, S2 का भी 28 आया, मिला के साथ में ये HK हो गए। अलग अलग दिख रहे थे, S1 अलग दिख रहा था, S2 अलग दिख रहा था, बट क्योंकि HK संग कंबाइन हो गए, दैट्स व्हाई इट बिकेम इनडायरेक्टली अ सब्सिडरी, राइट। सो चाहे डायरेक्टली हो यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो सब्सिडरीज के थ्रू, दैट विल बी अ रिलेशनशिप, ठीक है। सो ये बात हमें समझ में आती है कहीं ना कहीं कि एक होल्डिंग और सब्सिडी। और देखो एक बात समझो, जैसे माँ और बच्चा, माँ तब तक नहीं है जब तक बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है अगर माँ बाप नहीं है, करेक्ट है। सिमिलरली अगर होल्डिंग है तो होल्डिंग के संग एसोसिएट भूल जाओ, सब्सिडरी है। और अगर किसी को कह दिया कि भैया तुम सब्सिडरी हो, दैट मीन्स उसके पापा होल्डिंग जरूर घूम रहे होंगे, ठीक है। सो आप दोनों की डेफिनेशन देखो बड़ी ऐसे आराम से। हमने कहा सब्सिडरी कंपनी इज अ कंपनी इन विच अनदर कंपनी हैज क्या, आइदर मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग राइट्स, ठीक है, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस शेयर्स का मिला के, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस शेयर्स। और मैंने कहा आप बीओडी जनरल मीटिंग के अलावा, शेयर होल्डर्स की मीटिंग के अलावा जो बोर्ड मीटिंग होगी उसमें आपका कंट्रोल है, आपके डायरेक्टर्स मेजॉरिटी आपके हैं, 10 में से 6 आपके हैं, 11 में से, जल्दी बोलो 11 में से कितने हैं, 11 में से भी 6 आपके हैं, ठीक है। मेजॉरिटी बननी चाहिए, आधा मत कर देना सर किसी का कि मेजॉरिटी बनाना है सर। कहीं ना कहीं हमने बात किया कि इस तरीके से आप कंट्रोल ला सकते हो होल्डिंग सब्सिडरी में, और सब्सिडरी कहीं ना कहीं कहती है कि भैया हम सब्सिडरी बन गए, ठीक है। आई होप ये डायग्राम से आपको बात पल्ले पड़ी होगी। देखो आई एम अज्यूमिंग अगर आप फाउंडेशन से आए हो तो ये मुश्किल नहीं है, बट फिर भी एक रिवीजन पर्पज के लिए आप इसे अच्छे से ऐसे कर सकते हो, ठीक है। बोलो ओके, बोलो ना, ठीक। अब मैम ऐसा कुछ पढ़ा दो जो हमने कहीं ना कहीं फाउंडेशन में नहीं पढ़ा है। ओके भैया ओके, एज यू से अपन ऐसा कर लेते हैं, वो पढ़ लेते हैं जो आपने पढ़ा ही नहीं। कह रहे हैं मैम ठीक है, सेक्शन देखो तुम्हें याद करना पड़ेगा। कह रहे मैम हम नहीं कर पाएंगे, तुम कर लोगे। केएमपी का सेक्शन बताना, केएमपी का सेक्शन बताओ। कह रहे मैम केएमपी का 251, ये रहा 251 का लिफाफा गए थे ना। कह रहे हैं हाँ इंपॉर्टेंट लोग 251 के लिफाफे में। के बाद क्या आता है? नहीं गाली नहीं, के बाद क्या आता है? कह रहे मैम एल आता है, ठीक है। लिस्टेड कंपनी KLLL 2 क्लॉज 52। मैंने कहा है ना इंपॉर्टेंट याद कराऊंगी, छोटा मोटा नहीं याद होता चलेगा, इंपॉर्टेंट अपने को सब याद होएगा। लिस्टेड कंपनी की बात करते हैं। कह रहे मैम लिस्टेड कंपनी तो हमें आता है, दोज हु आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया आर लिस्टेड कंपनीज। भैया 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 इसमें है अमेंडमेंट आए हुए टाइम हो गया। बस गनीमत ये थी कि कंपनीज एक्ट 2013 जो आपको पढ़ाया गया इन फाउंडेशन, उसमें ये नहीं था। और पूछो क्यों नहीं था? कह रहे मैम हम बच्चे हैं इसलिए नहीं, क्योंकि वो फाउंडेशन में आपको रूल्स नहीं पढ़ाते हैं, और इंटरमीडिएट में साथ में जो रूल्स 2014 है वो आ जाते हैं। तो इसलिए अब अपने को रूल्स करने हैं लिस्टेड कंपनी के। कह रहे मैम करा डालो, हम भी तैयार है, हमें कौन सा डर पड़ा है। जब आप बैठी हो सेक्शन 251 KMP, अगला ही सेक्शन 252। कह रहे मैम नो हिंदी ओनली इंग्लिश। 2 clause 52 of Companies Act 2013 has listed company. So that means अगर मैं आपसे सिंपल भाषा में बात करूं जो आप डेफिनेशन पढ़ा करते थे, it means a company which has any of its securities, कोई भी प्रकार की सिक्योरिटी हो। मैंने वर्ड शेयर नहीं बोला, सुन लो। आधे जो लेट गए हैं रजैया में जाके कह रहे यार तो मजा आ रहा है, यार तो हल्की है। देखो जब तुम्हें भारी पढ़ाओ तो तुम्हें दिक्कत, तुम्हें हल्का पढ़ाओ तो तुम्हें दिक्कत, ठीक है। आओ सुनो, कह रहे हैं सुन रहे हैं सिक्योरिटीज लिस्टेड है। मैंने जे नहीं कही शेयर्स। कह रहे हैं मैम क्या कैन, आज तो पहली बार एक तो एकदम दिमाग खुल गया। कह रहे हैं मैम क्या डिबेंचर्स भी लिस्ट हो सकते हैं? द आंसर इज यस। कह रहे हैं मैम अच्छा ये बताओ क्या बॉन्ड्स भी लिस्ट हो सकते हैं? द आंसर इज यस। कह रहे हैं मैम मान लो प्रेफरेंस यस। मैम मान लो म्यूचुअल फंड्स क्या लिस्ट हो सकते हैं? यस। आप ये मान के चलिए कोई भी प्रकार की सिक्योरिटी अगर आप बात कर रहे हो, अगर सेबी की परमिशन है, अगर सेबी का कोई प्रॉपर प्रोहिबिशन नहीं है, तो सारी प्रकार की सिक्योरिटीज लिस्ट हो सकती हैं। और अगर आपकी कोई भी प्रकार की सिक्योरिटी लिस्ट होती है इंडिया के कोई भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड मतलब जो सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से अलाउड है, ठीक है, NSE है, BSE है और भी स्टॉक एक्सचेंजेस है छोटे छोटे,
हमने कहा कि आपको अलाउड है, कहीं कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आपकी कंपनी लिस्टेड मानी जाएगी। तो आपने कहा मैम ये डेफिनेशन तो हमने फाउंडेशन में पढ़ी थी, और सही बताएं तो हम फाउंडेशन में पढ़ के ही नहीं गए थे, एक लाइन की बात थी, तो हमने सोचा ये आएगा ही क्या एग्जाम में। करेक्ट है, बिल्कुल ठीक बात है। तो वी सेड दैट लिस्टेड कंपनी इज अ कंपनी जिसकी कोई भी प्रकार की सिक्योरिटीज किसी इंडिया के रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे है। ठीक, अब एक्सेप्शन सुनिएगा क्या आया, और मैं एक्सेप्शन का आपको हल्का सा बैकग्राउंड भी दूं। क्या है यार, आप ये देखो, कंपनीज एक्ट के संग ना सेबी बहुत पैरेलल चलता है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे छोटी छोटी कंपनीज होती हैं, ठीक है, और वो अपना इक्विटी नहीं इक्विटी की बात नहीं कर रही हूं मैं, ठीक है, वो इक्विटी ना लाके कोई प्रकार का प्रेफरेंस शेयर्स या लेट्स से डिबेंचर्स अपने स्टॉक एक्सचेंज पे लेके आना चाहते हैं। ठीक है, ये लॉजिक समझा रही हूँ इसका, इससे मतलब आप ये मत कहना कि मैम ये एग्जाम में लिखना है क्या जो समझा रही हूँ, नहीं, लॉजिक समझा रही हूँ आपको। ठीक है, तो वो बेचारी छोटी छोटी कंपनीज, ऐसे स्मॉल कंपनीज होती हैं, वो अपना प्रेफरेंस शेयर लेके आई, वो अपना डिवेंचर लेके आई, कह रही हैं हम भी ट्राई करना चाहते हैं ना, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करके देखना चाहते हैं। देखो इक्विटी अगर लाओगे तो सेबी की गाइडलाइंस लगेंगी ही लगेंगी, मतलब भयंकर गाइडलाइंस है सेबी की, भयंकर। एक गाइडलाइन उठा के देखोगे ना, और वो कंपनीज एक्ट को भी सरपास कर जाती हैं गाइडलाइंस। वो स्पेसिफिकली या तो जो कंपनीज लिस्टेड हैं या जो होने वाली है लिस्ट, जो करवाना चाह रहे हैं, आईपीओ निकाल रहे हैं, उनको वो फुलफिल करनी है सारी फॉर्मेलिटीज। तो सेबी की गाइडलाइंस आर लाइक बाप गाइडलाइंस अंडर कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो हमने कहा यार अगर कोई छोटी मोटी कंपनी है, वो बेचारी ऐसे स्टॉक एक्सचेंज में झांकने आई है, क्या होता है स्टॉक एक्सचेंज में, प्रेफरेंस शेयर्स लाए हैं, कह रहे हैं हाँ, डिबेंचर्स लाए हैं, कह रहे हैं हाँ। हमने कहा यार चलो कुछ ऐसा देख सकते हैं, कुछ एग्जेम्पशंस देते हैं कंपनीज को, ताकि वो स्टॉक एक्सचेंज का मजा भी चक्के जाएं, स्टॉक एक्सचेंज को टेस्ट करके जाएं कैसा होता है यहाँ पे ट्रेडिंग, परंतु उनके ऊपर सेबी की गाइडलाइंस भी ना लगे। यानी उनके ऊपर सिर्फ कंपनीज एक्ट लगेगा, उनके ऊपर सेबी नहीं लगेगा। सेबी कह रहा है यार इसलिए नहीं लगूंगा मैं क्योंकि मैं तुम्हारी कंपनी को लिस्टेड मानूंगा ही नहीं। कह रहे हैं मैम जे क्या हो गया, जे क्या कह रही हो, इसका मतलब ये हुआ मैंने आपसे कह दी दैट इन केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी देयर विल बी फॉलोइंग एग्जेम्पशंस जिनको हम लिस्टेड मानेंगे ही नहीं, डिस्पाइट द फैक्ट दे आर देयर प्रेजेंट ऑन द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया और अदरवाइज आउटसाइड ऑल्सो। तो हमने कहा वो एक्सेप्शंस पढ़ने हैं, यानी लिस्ट होकर भी लिस्टेड नहीं। सनम तुम पे सेबी इल्जाम नहीं लगाएगा, सेबी तुम पे अत्याचार नहीं करेगा, तुम कहीं ना कहीं स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं माने जाओगे। कह रहे मैम ये तो मजेदार बात हो गई, सेबी का भी टेस्ट सॉरी स्टॉक एक्सचेंज का भी टेस्ट आ गया और सेबी भी पीछे नहीं पड़ी। एग्जैक्टली तो उस उद्देश्य के संग 3 कैटेगरीज के एक्सेप्शन आए हैं, वो मैं अभी कराने वाली हूं। पर पहले आप ये बात समझ लीजिएगा, बात अब सिर्फ इतनी नहीं रह गई कि लिस्टेड है या लिस्टेड नहीं है, बात अब ये हो गई कि सेबी की गाइडलाइंस लगेंगी कि नहीं। और हमने सिंपली कहा जो लिस्टेड है सेबी की गाइडलाइंस लग रही हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज पे है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे, बट इफ दे फॉल अंडर 3 एक्सेप्शंस, 3 एक्सेप्शंस कराऊंगी, then we are not going to consider them as listed and you will not be following SEBI की guidelines, you will just follow Companies Act 2013. Now the original definition remains same, that any company whose any kind of security is listed, is there on the stock exchange, recognized stock exchange, it's a listed company. Then they said provided, exception आया provided में कि भैया ऐसी क्लास या क्लासेस ऑफ कंपनीज जो लिस्टेड ऑलरेडी हैं या जो इंटेंड हो रही हैं, यानी जिनका इच्छा है लिस्ट होने का, और उनको ऐसी क्लास ऑफ सिक्योरिटीज को लेके आ रहे हैं जिनको सेबी अलाउ कर दे, तो हम उन्हें लिस्टेड नहीं मानेंगे। अब इस पैराग्राफ का मतलब कहां से निकल के आएगा, यहां से। इस पैराग्राफ का लोड मत लेना। इन्होंने कहा, पहले तो इन्होंने ये कहा, पहली बात कंपनीज एक्ट के एक्ट सेक्शन में 252 में कि भाई साहब लिस्टेड कंपनी वो है जो इंडिया के या किसी भी कहीं पे रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। दूसरा फिर इन्होंने कही भाई साहब पर ऐसा है कि जो पर्टिकुलर क्लास ऑफ कंपनीज की हम बात करेंगे, उनकी कुछ पर्टिकुलर क्लास ऑफ सिक्योरिटीज की बात करेंगे, चाहे तो वो लिस्टेड है उनके संग या इंटेंड कर रहे हैं लिस्ट करने की। हमने कहा भाई साहब आपको सेबी लिस्टेड नहीं मानेगी और एग्जेम्पशन दे देगी आपकी क्लास या क्लास ऑफ कंपनीज को। और इसको इन्होंने इलेबोरेट किसमें किया, ये बात हुई, ये भी सेक्शन 252, ये भी सेक्शन 252, एंड ये आया रूल 2A में। रूल 2 कैपिटल ए रिप्रेजेंट्स हियर अमेंडमेंट। ठीक है, सो 2A ने कहा
कंपनी के स्पेसिफिक डेफिनेशन रूल्स में आया। पूरा ये नाम ना याद करें, नहीं हो रहा याद, नहीं कर रहे, कोई बात नहीं है। कंपनीज रूल्स आप लिख लीजिएगा, 2014 में आया। और हमने कहा किसे एक्सेप्शन दे, हमने की बेटे पहले तो कैटेगरी निकालो कहीं ना कहीं आप ए पॉइंट में पब्लिक कंपनीज की। आपने कहा मैम ठीक है, पब्लिक कंपनीज वो कंपनीज जो इक्विटी इंडिया में कहीं पर भी लिस्टेड नहीं करे हुए हैं। दे हैव नॉट लिस्टेड देयर इक्विटी शेयर्स इन इंडिया। कह रहे मैम इंडिया वर्ड दिखा नहीं है, अभी मैं सी पॉइंट में जब ले जाऊंगी तो आपको बात क्लियर होगी। पब्लिक कंपनी जिसके इक्विटी शेयर्स इंडिया में लिस्ट नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ, अगर आपकी कंपनी पब्लिक है और आपका इक्विटी ऑलरेडी लिस्टेड है या आप इक्विटी ही लिस्ट कराने वाले हो, तो हमसे किसी भी प्रकार के एग्जेम्पशन की उम्मीद मत कर लीजिएगा, हम आपको लिस्टेड मानेंगे। फिर आप अपनी कोई दूसरी सिक्योरिटी कोई प्रकार की लिस्ट कराने के लिए लाओ, हमें मतलब ही नहीं है यार, हम आपको लिस्टेड ही मानने वाले हैं। देयर विल बी नो एक्सेप्शन व्हाटसोएवर। अगर आप क्या लेके आए हो बेटे, पब्लिक कंपनी लेके आए हो। आपने कहा मैम ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अगर पब्लिक कंपनी है और लिस्टेड इक्विटी के संग इंडिया में, हमने कहा फिर कोई बेनिफिट नहीं। अगर लिस्टेड नहीं है इक्विटी के संग, यानी आपकी इक्विटी शेयर्स नॉट लिस्टेड है और आप इन तीन चीजों में से कोई चीज ले आओ या दोनों भी ले आओ, ठीक है। पहले तो यही दो पढ़ाऊंगी, ये तो कह रहा है कि दोनों में से कोई भी कैटेगरी ला सकते हो, दोनों भी ला सकते हो। आप अपने नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, ध्यान से वर्ड सुनिएगा, नॉन कन्वर्टेबल। नॉन कन्वर्टेबल मतलब जो इक्विटी में कन्वर्ट ना हो, क्योंकि भैया सोच के देखना, कह रहे हैं मैम अगर वो कन्वर्टेबल ही होगा तो यानी वो इक्विटी में कन्वर्ट होगा, तो फिर एग्जेम्पशन कैसे दे देंगे। एग्जैक्टली माय पॉइंट। नॉन कन्वर्टेबल अपनी डेट लायो, डिवेंचर लायो, बॉन्ड लायो, कोई भी प्रकार का डेट लायो, इशूड ऑन द प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। अब देखो प्राइवेट प्लेसमेंट कायदे से तो सेक्शन आता है 42, ये मैं कराऊंगी चैप्टर 3 में, बट आप अभी के लिए इतना समझ लीजिए, जैसे प्रोस्पेक्टस वर्ड पढ़ा है ना आपने, कह रहे हैं हाँ प्रोस्पेक्टस पढ़ा है, प्रोस्पेक्टस का ऑपोजिट वर्ड इज प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब है आप साल में 200 लोगों को इशू कर रहे हो। आपने कहा अच्छा, मतलब पब्लिकली ढिंडोरा नहीं पीट रहे हो आप कोई इशू करने का, दैट्स प्राइवेट प्लेसमेंट, इट्स अ प्राइवेट अफेयर, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। ढिंडोरा पीटोगे दैट विल बी अ प्रोस्पेक्टस, ठीक है। मैं प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करवा रही, मैं आपसे क्या कह रही हूं, आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करा है, आपने प्राइवेट प्लेसमेंट करा है। आपने कहा मैम ठीक है प्राइवेट प्लेसमेंट करा है, इसका मतलब हुआ बड़े लिमिटेड लोगों को करा है। क्या इशू करे हैं, डिबेंचर्स। कौन से वाले कैटेगरी के, नॉन कन्वर्टेबल। अंडर द गाइडलाइंस ऑफ सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज। नाम आसान है, डेट सिक्योरिटी को इशू करेंगे, उसको लिस्ट करेंगे, ये सेबी की गाइडलाइंस है 2008 की, रेगुलेशंस 2008, ठीक है। यानी सेबी की कुछ गाइडलाइंस हैं इशू और लिस्ट कराने के लिए डेट सिक्योरिटीज को, उसके तहत आपने लिस्ट कराना है किसको, डेट को। कैसे डेट है, नॉन कन्वर्टेबल और प्राइवेट प्लेसमेंट। इसका मतलब सॉरी 3 बातें हो गई एक ही पॉइंट में। पहला, वो डेट होना चाहिए, ठीक है, डेट में डिबेंचर बॉन्ड कुछ भी चलेगा। दूसरा, भैया वो नॉन कन्वर्टेबल होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कन्वर्टेबल ही कर रहे हो तो वो इक्विटी बन जाएगा। थर्ड, ये प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू होना चाहिए, पब्लिक इशू प्रोस्पेक्टस नहीं, देयर इज नो स्कोप ऑफ प्रोस्पेक्टस। एंड किसकी गाइडलाइंस फॉलो करिए, हमने कहा सेबी की इशू एंड लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज की गाइडलाइंस फॉलो करिए 2008 की, ठीक। अब मैं इसी में आपसे एक ट्रिकी सवाल पूछती हूं। आपने कहा मैम पूछो, ठीक है, रेडी हो। मैंने आपसे कहा एग्जाम्पल्स ले लेते हैं यहां पे। आपने कहा मैम ले लो, बिल्कुल ले लो। मैंने आपसे कहा हमारी एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड। जैसे ही मैंने वर्ड बोला एबीसी लिमिटेड, आपने कहा मैम ठीक है ये तो पब्लिक कंपनी है। मैंने कहा दे हैव ऑलरेडी, पहली कंडीशन, इशूड इक्विटी शेयर्स which are listed on BSE। ये BSE पे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे ऑलरेडी लिस्टेड है, ठीक है। आपने कहा मैम इनको एग्जेम्पशन दिलवा दूं, भैया मेरा वहीं हाथ पकड़ लेना, इनको तो एग्जेम्पशन की बात करना ही मत, क्योंकि इन्होंने अगर इक्विटी शेयर लिस्ट करा दिए हैं BSE पे, देन देयर इज नो एग्जेम्पशन अवेलेबल। फिर आप अपने डेट लेके बकते जाना,
कुछ लेके भागते जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कोई प्रकार का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। आप कौन सी कंपनी मान लिए जाओगे, आप लिस्टेड मान लिए जाओगे। डन। अगला एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा हमारी कंपनी एबीसी लिमिटेड है, इसके इक्विटी शेयर्स लिस्टेड नहीं है। आपने कहा अच्छी बात है मैम, इक्विटी शेयर लिस्टेड होने भी नहीं चाहिए। मैंने कहा ये अपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, एनसीडी आप समझ कर, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स बीएससी पे लिस्ट कराना चाहते हैं, जो हमने प्राइवेट प्लेसमेंट मेथड से उठाए हैं। आपने कहा वेरी गुड मैम, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट से उठाए हैं, ऑफ कोर्स सेबी की गाइडलाइंस फुलफिल हो रही होंगी, इक्विटी लिस्टेड नहीं है। हमने कहा ओके, एग्जेम्पशन अलाउड, और आपको क्या मान लिए जाएंगे बताओ, लिस्टेड मानेंगे या अनलिस्टेड मानेंगे? कह रहे हैं मैम इनको अनलिस्टेड मानेंगे, लिस्टेड मानने की कोई जरूरत नहीं है। आपने कहा मैम वेरी गुड। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आपने कहा मैम ठीक है, एबीसी लिमिटेड है, आपने कहा ठीक, इनके इक्विटी शेयर्स लिस्टेड नहीं है। आपने कहा मैम वेरी गुड, लिस्टेड होनी भी नहीं चाहिए थी। और ये अपने कन्वर्टेबल डिबेंचर्स लिस्ट कराने जा रहे हैं बीएससी पे, जो प्राइवेट प्लेसमेंट से उठाए हैं। आपको मुझे तभी रोक देना चाहिए था जिस मोमेंट पे मैंने बोला आपसे कन्वर्टेबल, क्योंकि कन्वर्टेबल वर्ड नहीं है, नॉन कन्वर्टेबल होना चाहिए, इक्विटी में कन्वर्टेबल नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स नो एग्जेम्पशन, it shall be considered as listed company. Why? Because the word here is convertible. Non convertible होता तो चल जाता। ठीक है, लास्ट एक और एग्जाम्पल करते हैं। ठीक, मैंने आपसे कहा एबीसी लिमिटेड है और इक्विटी शेयर्स लिस्टेड नहीं है। आपने कहा मैम वेरी गुड जी, वेरी गुड, कन्वर्टेबल नहीं, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स लेके जा रहे हैं बीएससी पे, और इसके लिए बाजार में ढिंडोरा पीट दिया है, प्रोस्पेक्टस छाप दिया। आपने कहा मैम चुपचाप करना था ये काम, प्रोस्पेक्टस छापा है तो भाड़ में जाओ फिर। नो एग्जेम्पशन, इट शैल ऑल्सो बी कंसीडर्ड एज अ लिस्टेड कंपनी। दैट मीन्स इक्विटी लिस्टेड नहीं होना चाहिए, एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू कर रहे हैं, एंड प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू कर रहे हैं। सेबी का गाइडलाइंस, इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट, सिंपल नाम है, इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज 2008 के रेगुलेशन। अगर ये कंडीशंस फुलफिल होंगी तभी हम आपको कहीं ना कहीं एग्जेम्पशन देंगे। रूल 2A में हम आपको कहीं ना कहीं क्या नहीं मानेंगे, लिस्टेड नहीं मानेंगे। बात क्लियर हुई? अब अगला बड़ा आसान बात, दूसरा हमने कहा सेम सी बात है, आप अपने नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल मतलब जिनका टाइम पीरियड फिक्स्ड है रिडीम होने का, सेम नॉन कन्वर्टेबल अगेन इशूड ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। आपने कहा अरे यार मैम ये तो सिंपल हो गया। एग्जैक्टली, ऊपर वाला पॉइंट डेट के लिए था, दूसरा वाला प्रेफरेंस के लिए है। प्रेफरेंस भी नॉन कन्वर्टेबल होना चाहिए, वो भी प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू ही होना चाहिए, बस उसकी गाइडलाइंस अलग है, रेगुलेशन सेबी के अलग है। वो आप लिस्ट कराने जा रहे हो अंडर इश्यू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। सेम सेंटेंस उठा के यहाँ का यहाँ लिख देना, ठीक है, उसको करा रहे हो अंडर सेबी गाइडलाइंस 2013, कंपनीज एक्ट भी 2013 में ही आया है, और इसको ऐसे याद रख लेना, एलएलपी आपके सिलेबस में 2008 में आया है, 2008 और 2013, ठीक है। एंड हमने कहा या फिर ये दोनों कैटेगरी भी हो सकती है, यानी आप डेट भी हो सकता है लेके जा रहे हो, प्रेफरेंस भी लेके जा रहे हो, बट दोनों के लिए दो कंडीशंस मैंडेटरी हैं, दोनों नॉन कन्वर्टेबल होने चाहिए, दोनों आपके प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू होने चाहिए, एंड ऑफ कोर्स कंपनी का मेन इक्विटी लिस्टेड होना ही नहीं चाहिए इंडिया में, तो हम आपको अलाउ कर देंगे, कोई प्रॉब्लम का बात नहीं है। वी सेड दैट अ पब्लिक कंपनी विच हैज नॉट लिस्टेड देयर इक्विटी शेयर, अपना इंडिया वगैरह में कहीं पर भी इक्विटी लिस्टेड नहीं है, बट वो अपना नॉन कन्वर्टेबल डेट या नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स लेके आ रहे हैं थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट मेथड, चाहे सेबी रेगुलेशंस 2008 और 2013 रेस्पेक्टिवली, या दोनों लेके आ रहे हो, हमने कहा आप एग्जेम्प्टेड हो, हम आपको लिस्टेड कंपनी मानेंगे ही नहीं, यू विल बी कंसिडर्ड एज अनलिस्टेड। ये बात समझ में आ गई अपने को? बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ, समझ में आया ये वाला बात? कह रहे हैं हाँ मैम समझ में आ गया। अब अगला करते हैं सेकंड कैटेगरी। हमने कहा प्राइवेट कंपनी, कह रहे क्या, कह रहे मैम क्या, एक सेकंड क्या बोलिए, प्राइवेट कंपनी,
प्राइवेट कंपनी का तो देखो इक्विटी कभी लिस्टेड हो ही नहीं सकता। कह रहे हैं हाँ मैम, तो उसके लिए तो मैं ये बोलूँ ही ना कि प्राइवेट कंपनी हुज इक्विटी इज नॉट लिस्टेड। कह रहे हैं तो ऑब्वियस है ना, प्राइवेट कंपनी है तो उसकी इक्विटी कहां से लिस्टेड हो जाएगी। करेक्ट। मैंने कहा भैया तुम अपना लेके चले जाओ सर पे बैठा के सेम टू सेम पॉइंट, ये वाला देखो 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 देखो, ये वाला एग्जैक्टली सेम पॉइंट आ जाएगा। कह रहे हैं मैम प्रेफरेंस शेयर वाला बात नहीं आएगा। नहीं, प्राइवेट कंपनीज के लिए इन्होंने कहा अगर आप अपनी नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज एंड ऑफ कोर्स प्राइवेट प्लेसमेंट में ही होता है, प्रोस्पेक्टस इश्यू करना तो प्राइवेट कंपनी को अलाउड ही नहीं होता। अंडर सेम रेगुलेशंस 2008 अगर लिस्ट करा लेते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम आपसे कुछ नहीं कह रहे। इन्होंने यहां पे प्रेफरेंस शेयर्स का जिक्र नहीं करा है, तो आप कुछ भी मत करिएगा अपनी तरफ से, आप यही कहिएगा भैया प्राइवेट कंपनी को एग्जेम्पशन कब मिलेगा। हमने कहा प्राइवेट कंपनी अगर अपना क्या लेके गई है, एनसीडी, सेम पॉइंट देखो, फर्स्ट इधर का उधर ही पॉइंट जाएगा, नॉन कन्वर्टेबल डेट लेके जा रही है एंड वो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू लेके जा रही है। हमने कहा भाई साहब अंडर रेगुलेशंस ऑफ 2008 हमने कहा आप जाओ, आपको लिस्ट करा देंगे, पर आपको लिस्टेड नहीं माना जाएगा। तो इसमें अब आप इंतु किंतु परंतु मत बनाइएगा। आप ये मत कहिएगा मैम व्हाट इफ प्राइवेट कंपनी प्रेफरेंस शेयर ले आई, वो तो बड़ा क्लियरली दिख रहा है। अगर प्राइवेट कंपनी अपना प्रेफरेंस लेके आएगी तो हम उसको लिस्टेड मान लेंगे। मैम प्राइवेट कंपनी अगर नॉन कन्वर्टेबल प्रोस्पेक्टस के थ्रू लाई, अब प्रोस्पेक्टस अगर इशू कर दिया ना तो फिर प्राइवेट ही नहीं रही, इट शैल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी एंड इफ इट्स डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी तो फिर बात की बात अलग हो जाएगी कहीं ना कहीं। प्रोस्पेक्टस वर्ड आ गया, कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। आपको ध्यान रखना है कि आप प्राइवेट कंपनी में सिर्फ नॉन कन्वर्टेबल डेट और प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू लाओ। अब अगर आपने मुझसे कहा मैम व्हाट अबाउट प्रेफरेंस फथिंग, नथिंग, नो बेनिफिट, नो एग्जेम्पशन। You will get a benefit in a private company if you are issuing non-convertible debentures, debt, bringing it to the stock exchange through private placement. Following the SEBI regulations 2008, you will get the exemption. You will not be considered as listed. You will be considered as private only. But if ऊपर नीचे जरा सा भी हुआ, gone. ठीक है। तीसरी इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात करी और इससे ना दिल को बड़ी तसल्ली मिल जाएगी, आपको बात समझ में आ जाएगी। आपको कह रहे हैं मैम क्या हुआ क्या? देखो यार ग्लोबल मार्केट है, कह रहे हैं हम फॉरेन में बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज, नाम बता सकते हो मुझे फॉरेन के स्टॉक एक्सचेंज के? कह रहे हैं मैम फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज, चाइना स्टॉक एक्सचेंज, चाइना का नाम भी मत लो, ठीक है, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, NYSE न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज फेमस, लंदन स्टॉक एक्सचेंज वेरी फेमस स्टॉक एक्सचेंजेस, ठीक है। हमने कहा अगर कोई पब्लिक कंपनी, ठीक है, जिसके शेयर्स इंडियन स्टॉक एक्सचेंज रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे तो लिस्टेड नहीं है, यानी उन्होंने अपनी लिस्टिंग इंडिया में नहीं कराई है। जब मैं रिकॉग्नाइज्ड वर्ड बोलूं ना तो रिकॉग्नाइज्ड का मतलब हुआ इंडिया के रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस पे हम लिस्टेड नहीं है, बट ये अपना इक्विटी लिस्ट कराने के लिए चले गए, ये लिस्टेड हैं अंडर द स्टॉक एक्सचेंज विच आर मेंशन अंडर सेक्शन 23 सबसेक्शन 3। कह रहे हैं मैम हम समझे नहीं, कंपनीज एक्ट का ये सेक्शन है, आगे आएगा। इन्होंने कहा अगर एक पूरा एक नया, ये एक्चुअली नया जुड़ा है ये 23(3) और उसके बाद ये सेक्शन में चेंजेस आए। इन्होंने कहा एक पूरी लिस्ट है, कह रहे हैं जल्दी से बोलो थैंक गॉड, हमें नहीं पढ़नी कौन सी लिस्ट है, हमें नहीं पता कौन सी कंपनीज, हमें नहीं पता कौन से स्टॉक एक्सचेंजेस, बट इन्होंने कहा जो भी स्टॉक एक्सचेंजेस फॉरेन के हैं, ठीक है, कहां के हैं? फॉरेन के हैं, और इंडियन कंपनीज इंडिया में ना लिस्ट होने के बजाय, यानी दे आर नॉट लिस्टेड ऑन NSE BSE, दे आर ओनली रादर लिस्टेड ऑन द फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज। लेट्स से टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज परमिटेड अगर है तो उसमें लिस्टेड है। ऐसी कंपनीज जो परमिटेड स्टॉक एक्सचेंजेस में अंडर सेक्शन 23 सबसेक्शन 3, ये सबसेक्शन है ध्यान रखिएगा, क्लॉज नहीं है, 23(3) में जाके कंपनीज एक्ट के इनकॉर्पोरेट तो इंडिया में है बट लिस्टेड फॉरेन में है, इंडिया में लिस्टेड नहीं है। हमने कहा यार ऐसी कंपनी जो इंडिया में लिस्टेड ही नहीं है, ठीक है, इंडिया में है ही नहीं लिस्टेड, उस पे काय को उसको लिस्टेड कंपनी मानोगे? कह रहे मैम बात तो सही है, अगर वो इंडिया में लिस्टेड होती तो सेबी की गाइडलाइंस लगती है और हम उसे लिस्टेड मानते हैं इंडिया में, बट अगर वो इंडिया में ना लिस्ट होके बाहर के किसी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है तो उस पे उस कंट्री का जो भी सेबी जैसा इक्विवेलेंट बॉडी होगा वो रूल्स लगाएगा ना, उस कंट्री के रूल्स लगेंगे। हम बेचारे का इतना क्यों दम घोंट दें कि उसके ऊपर सेबी भी यहाँ पे नाच रही है, सेबी नाच रही है, कह रहे हैं सेबी की गाइडलाइंस फुलफिल करो, वो कह रहे हैं क्यों? सेबी कह रही है हमें मतलब नहीं। अबे तुम जब बाहर लिस्टेड हो इंडिया के,
इंडिया में देखो, इंडिया में लिस्टेड हो, सपोज करो कई कंपनीज ऐसी हैं जैसे रिलायंस, इंडिया में भी BSE NSE पे लिस्टेड है और बाकी जगहों के भी स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है। उन पे सेबी की भी गाइडलाइंस लगेगी और उस कंट्री के जो भी इक्विवेलेंट बॉडी है उनकी भी गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी। बट व्हाई टू पुट अ कंपनी इन सच अ जियोपार्डी दैट द कंपनी इज नॉट लिस्टेड इन इंडिया एंड यू आर स्टिल सेइंग दैट द सेबी रूल्स विल बी एप्लीकेबल? भाई व्हाई आर यू टॉर्चरिंग दिस कंपनी? सेबी के गाइडलाइंस, मैंने क्या बोला था ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, भैया सर पे नाच रहे हैं, सर पे सेबी के गाइडलाइंस, तो आप उसके ऊपर क्यों अप्लाई करोगे? अब आप इससे मेरा लॉजिक समझिएगा, मैंने कैसे फर्स्ट पॉइंट में लॉजिक लगाया। सपोज करो मैं आज आपको एक सिचुएशन दे दूं, ठीक है, लिख के देती हूं ये सिचुएशन आपको, कह रहे हैं हाँ मैम दे दो। अगर मैं आज आपसे कहूं, ध्यान से सुनिएगा, लॉजिकली बात करिएगा मुझसे, ठीक है, कह रहे हैं लॉजिक, ओके मैम, क्या हो यार, कह रहे मैम पेन शर्मा गया, जैसे आपको पता ही है हमारी क्लास में एक बार तो आपका लैपटॉप हैंग करता है क्योंकि हमें देख के वो लटक जाता है, दिल अटक गया है। ABC लिमिटेड, ठीक है, ये इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, ध्यान से सुनते जाना, हबड़ दबड़ मत कर देना। कह रहे हैं मैम ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया है, ठीक, ये लिस्टेड ऑन टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज अंडर सेक्शन 23(3), यानी इसका मतलब ये है 23(3) में ये टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज रिकॉग्नाइजेबल है और वहां पे लिस्टेड है। इन इंडिया अगर मैं आपसे बात करूं, नॉट लिस्टेड। तो आप मुझे बताना यहां तक की बात पे, ठीक है, यहां तक की बात तो आसान बात चल रही है, आपने कहा मैम यहां तक की बात पे अगर हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं स्टॉक एक्सचेंज पे इंडिया में लिस्टेड नहीं है, हम उसे यहां पे कवर नहीं मानेंगे, इट शैल बी कंसीडर्ड, यहां पे बात कर लेते हैं, नॉट लिस्टेड इन इंडिया, यानी नो सेबी गाइडलाइंस। कूल, ये बात समझ में आ गई? अब फर्स्ट पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं। आपने कहा मैम ठीक है बताओ, मैंने आपसे कहा अगर फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से कंसीडर करते हैं, ठीक है, ऐसे ही सेम सिचुएशन चल रहा है, ठीक, इसको हटा देती हूँ, इस आंसर को अभी के लिए हटा देती हूँ, ठीक है। आपने कहा ठीक है मैम एक कंपनी है ABC लिमिटेड जो इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है, सिर्फ टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, इंडिया में लिस्टेड नहीं है, और ये अपना नॉन कन्वर्टेबल, कह रहे हैं अच्छा समझ गए, नॉन कन्वर्टेबल डेट लेके आ रही है, ठीक, नॉन कन्वर्टेबल डेट लेके आ रही है थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक, मुझे बताना, ऑफ कोर्स रेगुलेशंस फॉलो कर रही है, ठीक है, मुझे बताना क्या हम इसे लिस्टेड मानेंगे? अब भी नहीं, इसको हम स्टिल अनलिस्टेड ही मानेंगे, बिकॉज देखो सारा गेम ना बेटा, जब ये बोलते हैं कि वो स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं होनी चाहिए, ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का मतलब होता ही यही है कि वो इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज पे, अगर इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं है तो वो यहाँ एग्जेम्प्ट हो गई, और उसके बाद फिर अगर वो इन तीनों में से कुछ भी काम कर ले, चाहे अपना नॉन कन्वर्टेबल डेट ले आए, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स ले आए, दोनों ले आए, कोई प्रॉब्लम का बात नहीं है। रिकॉग्नाइज्ड वर्ड का मतलब ही यही हो गया कि इंडियन स्टॉक एक्सचेंज का मेन अभी बात हो रहा है, राइट। 23(3) में तो हमने कहा कि भाई तो अगर बाहर लिस्टेड है तो हम वैसे भी कुछ कह नहीं रहे हैं, ठीक है, और बाहर लिस्टेड रहे, टोक्यो में लिस्टेड है, जैसे हमारे एग्जाम्पल में, आई थिंक अब आपको समझ में आएगा, टोक्यो में लिस्टेड है, अभी भी इंडिया में इक्विटी लिस्ट नहीं करा रही है, ठीक है। बेसिकली अगर सिंपल हिंदी में आपको एक बात कह दूं एक सेंटेंस में, अगर इंडिया में आपका इक्विटी शेयर लिस्टेड है या लिस्ट होने वाला है तो लिस्टेड कंपनी है, अगर इंडिया में इक्विटी में आप लिस्टेड नहीं हो, ठीक है, और ऊपर की कंडीशंस फुलफिल कर लेते हो कि बाहर लिस्टेड हो, नॉन कन्वर्टेबल डेट या नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस, आप सब कर रहे हो, सारा काम ऐसा कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम का बात नहीं है, यू विल बी कंसीडर्ड एज अनलिस्टेड। तो इस एग्जाम्पल से बच के रहिएगा, ये एग्जाम्पल आपको अपनी बुक्स में जहां पे स्पेस है ना बेटा, वहीं पे आप एग्जाम्पल्स नोट डाउन कर लीजिए सारे के सारे। ये एग्जाम्पल स्पेशली मैंने क्या बोला लिस्टेड कंपनी में आपको, हमने कहा जो कंपनीज ओरिजिनली 252 में इक्विटी शेयर्स अपना लिस्ट करा रही हैं, या कोई भी एनी टाइप ऑफ सिक्योरिटी, पहले तो डेफिनेशन में यही दिया हुआ है, एनी टाइप ऑफ सिक्योरिटी लिस्ट करा रही है इंडिया में, तो वो लिस्टेड कंपनी। फिर हमने कहा कि यार अरे नहीं भाई कुछ एग्जेम्पशंस देने पड़ेंगे, रूल 2A लेके आया, पहला एग्जेम्पशन उसने कहा भैया पब्लिक कंपनी के लिए
आपकी पहली कंडीशन यही है कि इंडिया के इक्विटी शेयर्स आपका कहीं लिस्टेड ना हो। अब इंडिया कैसे पता चला? बिकॉज रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड दिया हुआ है। अब उसमें मैंने आपको 3 बातें कही। मैंने कहा भैया नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज थ्रू पीपी अंडर रेगुलेशंस 2008 ऑफ सेबी, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स आप चाहो तो ले आओ अंडर द रेगुलेशंस ऑफ 2013, और मैंने कहा दोनों ले आओ, आप लिस्टेड नहीं माने जाओगे। तो प्राइवेट कंपनी इक्विटी का चक्कर ही नहीं है क्योंकि वो लिस्ट करते ही नहीं है ऑब्वियसली। हमने कहा आप सिर्फ एनसीडी लाना अलाउड है, आपको प्रेफरेंस शेयर्स का वगैरह का कुछ भी रूल नहीं है, ऑफ कोर्स थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट। लास्ट मैंने कहा आपकी कंपनी इंडिया में लिस्टेड नहीं है, दैट इज फॉर श्योर, परंतु अंडर सेक्शन 23 सबसेक्शन 3 ऐसे जुरिस्डिक्शन में है, ऐसी जगहों पे है जो लिस्ट में है कि यहाँ अगर है तो कोई प्रॉब्लम का बात नहीं है। उसमें बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस बहुत सारे आते हैं, बट इंडिया में रिकॉग्नाइज्ड नहीं होनी चाहिए। इंडियन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड देयर शेयर्स ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, यानी ये इंडिया के सेंस में बात कर रहे हैं रिकॉग्नाइज्ड। आप देखो यहाँ पर भी यही बात दिया हुआ था, on any recognized stock exchange. We are not talking recognition in the world, we are talking recognition in India, right? ये बात अब आपको आई थिंक समझ में आई होगी और आप इसको आराम से कॉपी कर सकते हो। प्लीज टेक योर टाइम एंड मेक श्योर दैट यू आर डूइंग इट नाइसली। ठीक है? हाँ, नहीं हल्का हल्का सा समझने, ठीक है? आई थिंक अब ये आपको क्लियर हो गया होगा। देख लो एक बार, एक नजर देख लो प्लीज सब लोग। ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन आपको भेजे में डालना है। एज आई सेड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इट्स ओके। ठीक, चेक कर लें आप ये एग्जाम्पल्स भी एंड एक बार ये डेफिनेशन। ठीक है, ये रहा आपका पूरा का पूरा डायग्राम। बोलो ओके, जल्दी बोलो। चलो फिर एक क्वेश्चन करें आज। आपने कहा मैम मजा आएगा क्वेश्चन करने में, ठीक है? क्वेश्चन बैंक आपके पास आ ही जाएगा तो उसकी आप चिंता मत करिएगा। ये क्वेश्चन है आपका कब का क्वेश्चन है? ये नवंबर 22 का क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। It says reference to the relevant of the Companies Act examine whether the following companies will be considered as listed company और unlisted company। आपने कहा मैम बिल्कुल ठीक बात है। नवंबर 22 का क्वेश्चन ये देखिए, हमने कहा ये बताना है लिस्टेड है या अनलिस्टेड है। पहला पार्ट कह रहे हैं एबीसी लिमिटेड अ पब्लिक कंपनी, इसको थोड़ा जूम कर दूं क्या आपके लिए, ये देखिए। ठीक है, एबीसी लिमिटेड अ पब्लिक कंपनी हैज लिस्टेड, ठीक है, इट्स अ पब्लिक कंपनी, ओके, हैज लिस्टेड इट्स नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज। आपने कहा अच्छा भैया, इश्यूड ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस, ओके, इन टर्म्स ऑफ सेबी रेगुलेशंस 2008। आपने कहा मैम ऑब्वियसली इट्स नॉट अ लिस्टेड कंपनी, इट्स एन अनलिस्टेड कंपनी, प्रोवाइडेड कि कहीं ना कहीं ये अपने इक्विटी शेयर्स लिस्ट करा के ना बैठी हो। ठीक, ये लाइन लिखना पड़ेगा आपको। सेकेंड, सीएचजी लिमिटेड, ठीक है, इट्स अ पब्लिक कंपनी अगेन, ओके, has listed its non-convertible redeemable preference share, same to same डिटेल लाइन कॉपी पेस्ट कर दी इन्होंने, non-convertible redeemable preference shares on private placement basis। कह रहे हैं मैम बल्ले बल्ले in terms of SEBI issue listing regulations 2013। आपने कहा मैम ये भी अनलिस्टेड है, पुणे की और पूछ पूछ, ऑब्वियसली इक्विटी लिस्टेड नहीं होना चाहिए। और लास्ट, PRS लिमिटेड अ पब्लिक कंपनी who has not listed its equity shares on a recognized stock exchange, ठीक है, but वो equity shares उनका listed है on the stock exchange in the jurisdiction under section 23 subsection 3 of Companies Act। यानी इंडिया के इक्विटी में लिस्टेड नहीं है, बाहर लिस्टेड है 23(3) के हिसाब से। हमने कहा जी मजे आ गए, ये भी लिस्टेड नहीं मानी जाएंगी, यानी तीनों का आंसर है अनलिस्टेड, unlisted, unlisted because of the exception of Rule 2A under Section 2 Clause 52 2014 के rules and Companies Act 2013। This is the kind of answer you have to write. This is the kind of question which came in November 22। आसान क्वेश्चन इसलिए आया था बिकॉज उस अटेम्प्ट में आया ही था टॉपिक अमेंड होके। सो अभी तो टाइम हो गया, 2.5-3 साल हो गया इस टॉपिक को आए हुए, बट पहले उस टाइम पे जब आया था तो ये नया टॉपिक था। अब वो क्या करेंगे, वो वर्ड्स के संग छेड़छाड़ करेंगे। आप देखो अभी तो उन्होंने एज इट इज वर्ड उठाए, वो फिर क्या करेंगे, नॉन कन्वर्टेबल को वर्ड हटा के नॉन को हटा के कन्वर्टेबल कर देंगे। अब बताओ, सो वैसा वो कुछ करेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे।
ठीक है। सो एक ये वैरायटी का क्वेश्चन आपने देख लिया, आई थिंक समझ में आ गया होगा। ओके चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन, May 22 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका जो मैंने रिलेटेड पार्टी उस दिन कराया था उससे क्वेश्चन है, ठीक। देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है, ABC प्राइवेट लिमिटेड हैज 2 wholly owned subsidiary companies, that is D private limited and E private limited, ठीक है। Examine whether D and E are treated as related party। कह रहे मैम इतना बच्चों वाला क्वेश्चन, एग्जैक्टली आप मुझे बताइए ये बेसिकली क्या फोकस कर रहे हैं, एग्जेम्पशन। ये पूरा आपसे डेफिनेशन नहीं मांग रहे हैं रिलेटेड पार्टी का, और इससे पहले रिलेटेड पार्टी का भी आया भी नहीं है, ये आखिरी बार है, पहली बार है जो आया था रिलेटेड पार्टी। दे सेड कि भैया सेक्शन 2 क्लॉज 76 के हिसाब से कायदे से तो होल्डिंग सब्सिडरी और सब्सिडरी आपस में रिलेटेड है, बट बिकॉज ऑफ द एग्जेम्पशन, ये बात क्लियर है, इनको रिलेटेड पार्टी डी और ई को नहीं माना जाएगा। दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग, दैट्स इट, 3 मार्क्स। कह रहे हैं मैम ठीक है, ये बात समझ में आ गई है। चलो जी, तो फिर आगे बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं अपन बात कर लेते हैं किसके बारे में। कह रहे हैं मैम इस चैप्टर को अब नक्की कर दो। ओके अब मैं कुछ छोटे छोटे डेफिनेशंस उठाऊंगी। लिस्टेड कंपनी देखो मेरा हो ही गया ऑब्वियसली, मेरे पे अब कुछ बचा नहीं है ज्यादा, मैं कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स उठा लेती हूं आपके संग, जैसे कि मैनेजर की डेफिनेशन आप एक हल्की सी रीडिंग कर सकते हो, यहां लिख लीजिएगा रीड ओनली, याद करने की इसको जरूरत नहीं। कह रहे हैं आप नहीं भी कहते तो भी हम याद नहीं करते मैम, ठीक है। मैनेजर का मतलब क्योंकि वो रिलेटेड पार्टी में था ना, हमने कहा इज एन इंडिविजुअल, ऑफ कोर्स एक अकेला आदमी होना चाहिए, कोई कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट मैनेजर नहीं कहला सकती, ठीक है। हमने कहा कोई भी एक इंडिविजुअल जो कहीं ना कहीं सुपरिटेंडेंस, कंट्रोल, डायरेक्शन किससे लेता है, बेसिकली किसके अंडर में काम करता है भैया, बीओडी के अंडर में ऑब्वियसली काम करता है। सो दैट मीन्स ही सब्जेक्ट टू द सुपरिटेंडेंस, उसके ऊपर नजर रखने का काम, कंपनी का देखभाल सही से कर रहा है कि नहीं, कंट्रोल सही से कर रहा है कि नहीं, बीओडी देखता है। एंड इसके पास मैनेजमेंट है ऑफ द होल और सब्सटैंशियली द होल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, एंड ही में ऑल्सो इंक्लूड द वर्ड डायरेक्टर। यानी मैंने आपसे क्या कहा था, कंपनी में डायरेक्टर और मैनेजर, तो एमडी की जगह पे बेसिकली मैनेजर का काम रहता है, आप ऐसा समझ लेना। और एनी अदर पर्सन ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ अ मैनेजर बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, आप उसे कुछ भी कह लो, आप उसे मैनेजर चाहो कहो ना कहो, बट ये बात समझ में आ जाएगा आपको, मैनेजर का मतलब इट्स एन अल्टरनेटिव नेम फॉर डायरेक्टर और यू कैन से फॉर द मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। तो इट्स लाइक कि आप बीओडी की ही सुनते हो, सुपरिटेंडेंस कंट्रोल आपको बीओडी कंट्रोल करता है कहीं ना कहीं, एंड आप कंपनी के अफेयर्स को काफी अच्छे से कंट्रोल करते हो, यू टेक केयर ऑफ द होल और द सब्सटैंशियली द होल ऑफ द अंडरटेकिंग्स। सो या दैट्स 253, 54 में 54 में मैनेजिंग डायरेक्टर है, उससे पहले ये मैनेजर आपका घूम रहा है, ठीक है। ओके मैम घूम गया, ठीक है। मेंबर में अभी नहीं कराऊंगी, मेंबर में आगे के चैप्टर में कराऊंगी, मेमोरेंडम चैप्टर 2 में ही आ जाएगा, नेटवर्थ आगे करेंगे। नोटिफिकेशन जैसी डेफिनेशन यार बेकार की करने की जरूरत नहीं है, ना ऑफिसर ना नोटिफिकेशन, ऑफिसर इन डिफॉल्ट आपने इतने डिटेल में कराई है, तो नो नीड एट ऑल इन सब चीजों की। हाँ ऑफिसर इन डिफॉल्ट वेरी इंपॉर्टेंट, इसके आगे चुड़ैल बनी नहीं है, आपको करना है। ओपीसी मेरा अगला क्लास का टॉपिक होने वाला है, आई एम गोइंग टू टेक ओपीसी इन वेरी मच डिटेल, इतना कि आपने फाउंडेशन में नहीं पढ़ा है, राइट। सो इंटर में हमारे पास ओपीसी के रूल्स हैं, हमारे ओपीसी के इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस है, नॉमिनी को लेके बहुत सारी चीजें हैं, सो वो सब अपन करने वाले हैं, ठीक है। एंड पेड अप कैपिटल वगैरह डेफिनेशन करने का जरूरत नहीं है। प्राइवेट कंपनी आई थिंक आप समझते ही हो, प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 68, प्राइवेट कंपनी इज हैविंग मिनिमम 2 members, मैक्सिमम 200 members, मिनिमम डायरेक्टर्स 2, मैक्सिमम डायरेक्टर्स 15, ठीक है। एंड प्राइवेट कंपनी में प्रोस्पेक्टस वगैरह इशू करना या पब्लिक से डिपॉजिट्स लेना अलाउड नहीं। एक इंपॉर्टेंट रिवीजन में जरूर करवा दूं, 200 लोगों में आपके एक्सेप्शंस आते हैं, एक्सेप्शंस टू 200, ये जरूर से आप रिवाइज कर लीजिए। दैट इज 200 में अगर आप इन लोगों को शेयर्स दोगे तो काउंट करने की जरूरत नहीं है, आप ये कितने भी हो इनको हम 0 काउंट करते हैं। दैट इज 1 एम्प्लॉइज जो कंपनी में शेयर्स होल्ड करे हुए हैं, ठीक है। दूसरा एक्स एम्प्लॉइज यानी जो कंपनी में पहले शेयर होल्ड करते थे एम्प्लॉय के रूप में, उन्होंने जॉब छोड़ दी बट शेयर्स नहीं छोड़े, ठीक है। कह रहे हैं मैम मतलब क्या हुआ, नौकरी पकड़ी
आपको शेयर्स अलॉट हुए, हमने आपको फर्स्ट कैटेगरी में बाहर कर दिया, हमने कहा आपको हम शेयर होल्डर मानेंगे, हाँ, हम आपको वोटिंग राइट्स देंगे, हाँ, हम आपको डिविडेंड देंगे, हाँ, बट हम आपको 200 की काउंटिंग में काउंट नहीं करेंगे, आपको इससे नुकसान होगा नहीं, प्राइवेट कंपनी का भला हो जाएगा। आपने कहा ठीक है। फिर हमने कहा ऐसे लोगों ने जिन्होंने जॉब पकड़ी थी, शेयर्स खरीदे थे, जॉब छोड़ दी, शेयर्स नहीं छोड़े, दैट मीन्स इसका मतलब सिंपल ये हुआ, जब आपको हमने पहले काउंट नहीं किया तो अब काउंट कैसे कर लेंगे? लॉजिकली सोचो, अब अगर काउंट करेंगे ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा। सपोज हमारे पास ऑलरेडी 250 लोग हैं, ठीक है, 200 हमारे यहाँ नॉर्मल शेयर होल्डर हैं, 50 इंप्लॉई हैं, तो इनको शेयर्स दिए हुए थे। अब अभी तो हम उनको जीरो काउंट कर रहे हैं फर्स्ट कैटेगरी में। यहाँ पे आपने कहा मैम उन्होंने नौकरी छोड़ दी 50 लोगों ने, तो भैया अगर उन्हें आप काउंट कर लोगे तो कंपनी में 250 लोग नहीं हो जाएंगे, ये तो बहुत नुकसान की स्थिति हो जाएगी। तो हमने कहा ऐसे लोगों को हम ना पहले काउंट कर रहे थे फर्स्ट कैटेगरी में, ना अब काउंट करेंगे। और मैं इसका ना एक ट्रिक भी बताती हूँ फाउंडेशन में। जस्ट रिमेंबर, यू विल एंटर इनटू सेकंड कैटेगरी ओनली इफ यू वर अ पार्ट ऑफ द फर्स्ट कैटेगरी। If you were not the part of the first category, that means you were not an employee. How will you become an ex-employee? You got the shares during the lifetime of your job and you left the job but you did not leave the shares. You still hold those shares. So for earlier when we did not count you in 200, how can we count you now? ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, important बात है। और third, joint shareholders will be considered as one. हम जॉइंट शेयर होल्डर्स को क्या कंसीडर करके चलते हैं? 1। यानी अगर एकदम सिंपल सवाल पूछ रही हूं, मेरे बच्चे जानते हैं ये सवाल और मुझे पता है आप गलत जवाब दोगे, ठीक है। सपोज करो 5 कपल्स हैं, कह रहे हैं मैम ठीक है, 5 नहीं 10 ले लेते हैं, कह रहे हैं मैम ठीक है, 10 कपल है। जल्दी जवाब देना, देखो मुझे पक्का पता है आप फंसोगे, ठीक है। अगर आप पढ़े हुए नहीं हो मुझसे तो ये मजाक हमारा फाउंडेशन में बहुत चलता है, ठीक है। 10 कपल जा रहे हैं, कह रहे हैं मैम ठीक है, 10 कपल मीटिंग अटेंड करने जा रहे हैं, हाँ, और कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ टाइप के हैं और वो लोग जॉइंट शेयर होल्ड करते हैं। आपने कहा ठीक है, कितने लोग एक्चुअली काउंट किए जाएंगे? कह रहे हैं मैम 5। आधा सेकंड नहीं लगाया आपने गलत जवाब देने में। मेरे बच्चों, अगर 10 कपल जा रहे हैं, एक कपल मतलब हुआ 2 लोग जा रहे हैं, कपल इटसेल्फ मींस 2, ट्रिपल मींस 3, ठीक है, कपल मींस 2, ठीक है। 10 कपल अगर जा रहे हैं तो यानी 20 लोग जा रहे हैं, 10 हस्बैंड और 10 वाइफ, और हर कपल अपने में जॉइंट शेयर होल्ड कर रहा है, यानी 10 कपल को आप 10 काउंट करोगे, ठीक है। फंस गए ना? मुझे कमेंट में बताना कितने लोग फंस गए हो, ठीक है, झूठ बोलना नहीं, सच्ची बोलना। 10 कपल जा रहे हैं यानी 20 लोग जा रहे हैं, तो 20 को हाफ कर देना, 10 काउंट किए जाएंगे, ठीक है। सो इससे बच के रहिएगा। ये टेक्निकली अब आपका फाउंडेशन का क्वेश्चन हो गया है। पहले के पेपर और इंटर के उठा के देखोगे तो आपको इस पे मिल जाएगा, अदरवाइज आपको इसमें नहीं मिलेगा। एंड प्रमोटर की तो मैं डेफिनेशन अभी नहीं कराऊंगी, ये अगेन हमारी नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 2 की फर्स्ट क्लास में यही कराऊंगी, ठीक है। गंदा शॉर्टकट कराऊंगी, मजा आ जाएगा आपको, भूलोगे नहीं। पब्लिक कंपनी, ऑफ कोर्स पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी एंड इसकी सब्सिडरी शैल बी आल्सो बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी। मिनिमम मेंबर्स हमारे यहाँ पे होते हैं 7, ये बात हमने पढ़ेंगे सेक्शन 3 में। मैक्सिमम होते हैं हमारे अनलिमिटेड। मिनिमम डायरेक्टर्स होते हैं हमारे पब्लिक कंपनी में 3, ये आपको शायद पता नहीं होगा, और मैक्सिमम होते हैं 15 डायरेक्टर्स मैक्सिमम हर कंपनी में होते हैं। उसको लिमिट को आप चेंज कर सकते हो थ्रू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सो खैर, मैं इन टॉपिक्स को इसलिए लाइटली करा रही हूँ बिकॉज ये हमारे सिलेबस का कोई बहुत कोर हिस्सा नहीं बनते हैं, ठीक है। मैं एक आध टॉपिक और कराई दे रही हूँ आपको ताकि आगे काम आ सके ये, ठीक है, अगर जरूरत पड़े तो। बुक्स एंड पेपर, या आप कह सकते हो बुक्स और पेपर। 213 में हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स किया, ठीक है। बुक्स एंड पेपर, बुक्स और पेपर का जो टॉपिक आता है वो कुछ वर्ड्स हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने में भी जो मदद करेंगे, दैट्स बुक्स एंड पेपर। जस्ट पहला वाला ही सेक्शन है 12। तो हमने कहा कंपनी का कोई भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स, वाउचर्स होते हैं ना, रसीदें होती हैं, ठीक है, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी इंक्लूडेड। कोई प्रकार की राइटिंग्स लिखित में दिया हुआ है, मिनट्स, ठीक है, मिनट्स इज लाइक अ समरी ऑफ सम मीटिंग। मिनट का मतलब लिख लीजिएगा समरी ऑफ मीटिंग, ठीक है। आपने कुछ मीटिंग करी, उसकी समरी इज कॉल्ड एज मिनट्स, ठीक है। रजिस्टर्स वगैरह चाहे पेपर फॉर्मेट में आप मेंटेन करो चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में मेंटेन करो, दे आर ऑल कंसिडर्ड एज बुक्स इन पेपर, बुक्स और पेपर। सी, आई एम जस्ट सजेस्टिंग, इट्स जस्ट अ सजेशन।
आप इसे एमसीक्यू के लिए कर लीजिएगा, क्योंकि अगर वो कुछ ऑप्शंस चुनने को दे देंगे तो आप कहीं फंस ना जाओ, सो इस वजह से एक रीडिंग जरूर। ठीक, सो डॉक्यूमेंट्स, वाउचर्स, मिनट्स, आपके राइटिंग्स, चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो चाहे फिजिकल फॉर्म में हो, ये सबको हम बुक्स एंड अकाउंट्स या बुक्स और अकाउंट्स आप कह सकते हो। तो ये 2 12 है 13 से पहले का, ठीक है। एंड लास्ट एक इंपॉर्टेंट और करा रही हूँ, बाकी फिर हम इवेंचुअली करते रहेंगे। ये मैंने आपको एक चार्ट दे दिया है फॉर द डिफरेंस बिटवीन कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। इसको आप एक रीडिंग कर सकते हो। वैसे टेक्निकली स्पीकिंग ये फाउंडेशन का कोर टॉपिक है, it's not going to come in intermediate at all, right? So just have a reading of this entire thing, just a brief, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं करना है इसको। एक important आपके मतलब के सेक्शन पे लेके जा रही हूँ, that is expert। एक्सपर्ट वर्ड बहुत आएगा और आपको इसका सेक्शन करना है मेरे संग 38 मैम इंग्लिश 238 2 क्लास 38, दैट्स एक्सपर्ट, ठीक है। एक्सपर्ट को देखो, आप कह रहे हैं मैम इसका शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट, तुम सीए हो यार, कल को तुम सीएस बनोगे, कुछ और बनोगे और तुम मुझसे कहोगे मैम इसका शॉर्टकट बता दो। हमें अपना ही सेक्शन याद नहीं हो रहा। ओ माय गॉड, लोगों का विश्वास कैसे जीतो? कह रहे नहीं कर लेंगे मैम, कोई बात नहीं है। इट्स सेक्शन 2 क्लॉज 38। तो एक्सपर्ट अगर कहीं पर भी वर्ड आएगा, इट इंक्लूड्स, आप देखें, एन इंजीनियर, ठीक है, अ वैल्यूअर, ठीक है, जो वैल्यूएशन का काम करता है असेट्स वगैरह का, कि ये लैंड कितने की है, मार्केट वैल्यू क्या होगा, डेप्रिसिएशन एक्चुअल में कितना लगा है, एंड सो ऑन एंड फॉर्थ, राइट। ऑफ कोर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी एंड कॉस्ट अकाउंटेंट भी इंक्लूड किया है। तो मेन इन्होंने 5 लोग इंक्लूड करे, मेन, ठीक है। इन्होंने कहा भाई साहब इंजीनियर इंक्लूडेड है, वैल्यूअर इंक्लूडेड है, सीए सीएस एंड कॉस्ट अकाउंटेंट इंक्लूडेड है, एंड इन्होंने एक ओपन एंडेड बात कही, एनी अदर पर्सन भी इंक्लूडेड है जिसके पास कोई प्रकार का सर्टिफिकेट इशू करने का हक है फॉर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। दैट मीन्स आपका जो भी लॉ एप्लीकेबल है इस टाइम पे और उससे रिलेटेड आपको कोई सर्टिफिकेट वगैरह सर्टिफिकेशन करना अलाउड है, तो हमने कहा वो भी बंदा एक्सपर्ट माना जाएगा। आप इसको छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको इंक्लूड मत करो एक बार को, बट 5 लोग जो आपको पता होने चाहिए। कह रहे हैं मैम ये तो तीनों हमारे बिरादरी के हैं, भाई बंधु हैं, सीए सीएस और कॉस्ट अकाउंटेंट। कॉस्ट अकाउंटेंट का ओरिजिनल नाम CWA था, CMA भी कहलाता है, सेम ही बात है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स आपके दोस्त जो इंजीनियर हैं उन्हें भी कहना भाई आज फोन करके तू भी हमारे संग चिंता मत करियो, तू भी हमारे संग एक्सपर्ट माना गया है। और जो वैल्यूएशन का काम करते हैं, वैल्यूअर, ठीक है, वैल्यू कैलकुलेट करना असेट्स वगैरह का, इनको भी एक्सपर्ट माना गया है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 38। बाकी जो सेक्शंस है ना, मैंने आपसे क्या बोला, मैं इवेंचुअली आपको कराऊंगी ही कराऊंगी, इंपॉर्टेंट वाला सब कवर कराऊंगी, एक आध सेंटेंस वाला जो है यार उसको छोड़ना, ये जनरल रीडिंग में डाल देना। अब जरा रिवीजन कर लें। कह रहे हैं मैम करा दो, हमें कोई टेंशन की बात नहीं है, हमने करा है इस चैप्टर में, बिकॉज ये चैप्टर अब हम वाइंड अप कर रहे हैं, करेक्ट है। तो इस चैप्टर में अपन ने बात किया है किस किस का, हमने बात किया मेन सेक्शंस का। कह रहे हैं मैम पतले पेन से लिख दो, ओके। हमने डेफिनेशंस की अगर मैं बात करूं तो हमने बात करा 213 का, और 213 में हमने बात करा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का 4 आइटम्स के संग। इसके बाद मैंने आज इससे पहला वाला एक काम करती हूँ, रुको मैं इसको ना थोड़ा नीचे लिख देती हूँ। 213 हमने करा, फिर आज हमने करा बुक्स और अकाउंट्स, बुक्स और पेपर, बुक्स एंड पेपर, जिसमें हमने इंक्लूड करा बुक्स ऑफ अकाउंट्स खुद, डॉक्यूमेंट्स, वाउचर्स, मिनट्स, डीड्स, इंस्ट्रूमेंट, ये सब इंक्लूडेड है, चाहे फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ठीक है। इससे पहले आज हमने करा इंक्लूड एसोसिएट कंपनी। हमने एसोसिएट कंपनी में कहा भैया जिसमें सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है दूसरी कंपनी का, दैट इज एटलीस्ट 20%, जॉइंट वेंचर इंक्लूडेड है, बिजनेस डिसीजंस को लेके आप कर रहे हो, वोटिंग राइट्स को लेके कर रहे हो या कंट्रोल ला रहे हो, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको इसके ऊपर का अब्रिज्ड वगैरह कुछ नहीं कराया ज्यादा। फिर हमने बात करा 220 तो आई थिंक आप कर ही लोगे, दैट इज कंपनी का डेफिनेशन का सेक्शन है। उसका अगला वाला है 221 और 222 लाइन से है, कंपनी इसमें आती है, कंपनी 221 में आती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, जी पहले आएगा क्योंकि, ठीक है, लिमिटेड बाय गारंटी। और फिर आता है 222 दैट इज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक, ये हमने बात करा। फिर हमने बात करा, कहीं ना कहीं हम भक्के गए, आगे बढ़ गए हम सेक्शंस में, एंड हमने मेन बात करा ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं, आप इन्हें लीव कर सकते हो। देन वी डिड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसके तुरंत बाद हमने किया था 41 दैट इज फाइनेंशियल ईयर। ये मेन टॉपिक्स हैं जो हमने यहाँ पे कवर करे।
आज हमने उसके बाद किया 246 दैट इज होल्डिंग कंपनी, ये भी हमने कर लिया। फिर हमने किया था KMP 251 में, एंड देन वी ऑल्सो डिड 254 दैट इज मैनेजिंग डायरेक्टर। आज हमने एक छोटा सा सेक्शन मैनेजर का पढ़ा है, बट आप उसे स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद हमने करा बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन दैट इज ऑफिसर इन डिफॉल्ट, ठीक है। प्राइवेट कंपनी, OPC, पब्लिक कंपनी अभी के लिए हम स्किप करते हैं। देन वी डिड रिलेटेड पार्टी एंड वी ऑल्सो डिड 10 टाइप के हमारे रिलेटिव। तो आप अगर देखें तो हमने ये सारे के सारे टॉपिक्स बहुत डिटेल में कवर करे हैं इन द लास्ट 5 क्लासेस इंक्लूडिंग टुडेज क्लास बेसिकली, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर चैप्टर 1। अगर आपसे कोई पूछ ले चैप्टर 1 में हर हाल में क्या पढ़ के जाना ही जाना है, यू कैनॉट स्किप दीज टॉपिक्स, यू शुड डू इट। कह रहे मैम एक्सपर्ट तो रह ही गया, लो जी लो, एक्सपर्ट कहाँ रह जाएगा, उसे तो बड़ा सा लिख देती हूँ एक्सपर्ट, इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं, करेक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस हमने इस चैप्टर में करे हैं। मैं नया टॉपिक आज आपके संग स्टार्ट नहीं करना चाहूंगी, कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे दैट इज इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। कोई अगर पॉइंट रह गया हो, आपको नहीं समझ में आया, तो प्लीज फील फ्री इन द कमेंट्स टू आस्क मी, आई विल बी पर्सनली रिप्लाइंग यू, डोंट वरी अबाउट इट। आई होप आपको मजा आया हो। आज की क्लास बहुत लाइट थी। जिन बच्चों ने पिछली वाली क्लास नहीं देखी है जरूर से जाके देख लीजिएगा, इसे मत गोलमाल करिएगा, ठीक है। एवरीवन टेक केयर योरसेल्फ, ऑल द वेरी बेस्ट, लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू, बाय।